हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। दिल्ली में ठंड बहुत तगड़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। हम लोग अभी कहाँ पे थे। हमने 6 लेक्चर कर लिया है और आज 7वां लेक्चर है। हमें पता है हमने शेड्यूल 1 कर लिया है शायद पूरा ख़त्म। और कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे और एक डायग्राम बनाया था। बेसिकली लास्ट लेक्चर एक रिवीजन लेक्चर सॉर्ट ऑफ था। आज हम लोग एक नया लेक्चर शुरू करते हैं। और इसके अंदर देखिए, मैंने आपको सबसे पहली लेक्चर जब कराई थी तब मैंने आपको बताया इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर सप्लाई का। उसके अंदर एक तो था 7.1 के अंदर सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी थी। वो हमने पूरा कर लिया है, सारे एंट्रीज कवर कर लिए अब तक। हमने शेड्यूल 1 ख़त्म कर लिया है, यानी वो शेड्यूल 1 उसी का पार्ट है। हमने शेड्यूल 3 नहीं किया है, शेड्यूल 2 नहीं किया है। आज हम लोग शेड्यूल 2 से शुरू करेंगे। 3 की हमने एक एंट्री शायद कर रखी है, एक या दो एंट्री। एक तो हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली कर रखी है। एम्प्लॉय जब भी एम्प्लॉयर को सर्विस देगा वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा ऐसे सर्विसेज को। हम लोग आज शेड्यूल 1 से शुरू करते हैं, 2 से। 2 के अंदर क्या था, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनको माना जाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन की वजह से। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी शेड्यूल 2 में जो आइटम्स दे रखे हैं ना, ये सप्लाई नहीं बताता है। सप्लाई कौन बताता है, सिर्फ सेक्शन 7 ही बताता है। आप अगर शुरुआती पेज पे आ जाओ, सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 में शुरू होती है। और सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स दिस थिंग्स। ABCD इसके अंदर है, डबल ए बी है और डी नहीं है, बेसिकली सी तक है। तो ये कौन बताता है, सप्लाई की डेफिनेशन खत्म हो जाती है A B और C के अंदर खत्म। ये सारे सप्लाई हैं। लेकिन 1A आया है। 1A क्या बोलता है, सर्टेन एक्टिविटीज अगर वो सप्लाई होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ये कौन बताता है, शेड्यूल 2 जो हम आज करें। ये ऐसा नहीं बोलता शेड्यूल 2 कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर वो सप्लाई है, अगर वो सप्लाई है 7.1 के अंदर फॉल करता है तो फिर वो गुड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा या सर्विस की कैटेगरी में। और कुछ चीजें दे रखी है, एग्जाम्पलरी है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बेसिकली अगर नहीं भी दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली होती है, तो इन्होंने सेटल कर दिया है, खुद ही लिख के दे दिया कि इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, इस चीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, बात ही खत्म, कोई झगड़ा ही नहीं। इस वजह से ये 1A इंट्रोड्यूस करा। ये नहीं बोलता कि ये सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 में जो हम आइटम पढ़ेंगे ये जरूरी नहीं है कि सप्लाई है, लेकिन अगर वो नॉर्मल प्रोविजन 7.1 के हिसाब से सप्लाई में फॉल करता है तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉल करेगा या सर्विस में फॉल करेगा, ये बताता है 1। और दूसरा एंट्री है सबसेक्शन 2, ये बोलता है कि सर्टेन एक्टिविटी जो शेड्यूल 3 में ना उनको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, तो उसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, उसको नो सप्लाई माना जाएगा, नो सप्लाई। और फिर कुछ और एक्टिविटीज हो सकते हैं जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं होगा और सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं होगा, तो वो चीज़ें भी आएगी। तो हम लोग शेड्यूल 2 से शुरू करते हैं। पहली बात हम जानते हैं कि शेड्यूल 2 हमें पढ़ना क्यों चाहिए, कि कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज से क्या ही फर्क पड़ता है, सप्लाई तो है ना, जीएसटी लगा दो भाई ऐसे ही पकड़ के। ये पढ़ना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कई बार वैल्यूएशन के रूल कि किस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, अगर वो गुड्स है तो, सर्विसेज हैं तो, या फिर एक होता है टाइम ऑफ सप्लाई। इन सब के अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके पास। टाइम ऑफ सप्लाई की किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पता चलेगा कि सप्लाई तो है लेकिन कब सप्लाई कंप्लीट हो गया। सप्लाई जैसे ही होगा हमें उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सप्लाई ऑफ, क्योंकि गुड्स के लिए अलग है टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन, सर्विसेज के लिए अलग है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन को गुड्स माना जाएगा तो उसके ऊपर लायबिलिटी कभी किसी और टाइम पे क्रिएट हो सकती है। सर्विसेज अगर माना जाएगा तो उसके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई यानी उस टाइम को जबकि पेमेंट की लायबिलिटी माननी कब जाएगी उसके लिए टाइम अलग दे रखा है। टाइम सप्लाई चैप्टर हम लोग करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि टाइम ऑफ सप्लाई हम चैप्टर पढ़ें, सॉरी ये चैप्टर पढ़ के चलेंगे कि ये गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा, ये जानकारी होना हमें आपको
इम्पोर्टेंट होता है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, प्राइमरीली ये सारे कारण होते हैं। और इस तरीके से हम शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। उसके अलावा जीएसटी के रेट्स भी कई बार अलग अलग होते हैं, गुड्स के ऊपर अलग रेट होते हैं, सर्विसेज के ऊपर अलग रेट्स होते हैं। तो ये सारे कारण बन जाते हैं। अच्छा, आप अभी ना एक बार पहले आ जाओ, आप पेज नंबर 2.36 पे आना। 2.36 इस पेज के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन सेल्स प्रमोशन स्कीम। तो इसको मैंने आईटीसी चैप्टर के साथ ले लूँगा, मैं इस चैप्टर के साथ इसको नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। आईटीसी में हम इकट्ठे कर देंगे दोनों टॉपिक को। इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक चैप्टर आएगा आपके पास, वहाँ पे करेंगे हम इसको। छोटा सा टॉपिक है, बस 1-1.5 पेज का है। हम आते हैं, ये है आपके लिए शेड्यूल 1। और इसका रीजन आईसीआई की मेटल में क्या देख रहा है, मिटिगेटिंग द एम्बिग्यूटीज। हालांकि और भी रीजन्स हैं, एम्बिग्यूटीज होने के बाद क्या दिक्कतें आती है वो मैंने बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हैं, रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्योंकि गुड्स और सर्विस के ऊपर बहुत सारे जगहों पे अंतर आते हैं आगे चल के, रेट्स में भी अंतर है। आपने अभी समझो कि प्लेस ऑफ सप्लाई है, वहाँ के प्रोविजंस कुछ और कह देते हैं कई बार, गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग प्रोविजंस है, टाइम ऑफ सप्लाई के अलग प्रोविजंस हैं। तो आपको इसलिए पता होना जरूरी है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा। और ये सेक्शन 2 एक बार और बता रहा हूँ, सब शेड्यूल 2 आपको ये नहीं बताता कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं। आपको नॉर्मली समझ में आएगा कि सप्लाई है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि वो सप्लाई ही होगा, कई बार वो सप्लाई नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सप्लाई होगा 7.1 के हिसाब से, तो 7.1A बोलता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसकी वजह से 1A शेड्यूल 2 को नोटिफाई करता है कि भैया तू बता दे कुछ कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, ऐसी बातें लिखी हुई। पहला एग्जाम्पल 29 नंबर ले रखा है इन्होंने रेस्टोरेंट सर्विसेज के बारे में, हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे। हम कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे, शायद आज नहीं हो पाएगा। आज हम बाकी एंट्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है तो वो कंपोजिट और मिक्स वाले टॉपिक के साथ कवर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी वहाँ पे, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। पर ये आप समझ के चलो कि पहले जब जीएसटी आने से पहले पुराने लॉस थे, तो वहाँ पे सेंटर अलग टैक्सेस लगाया करती थी और स्टेट अलग टैक्सेस लगाया करती थी। अगर गुड्स मान लिया गया किसी ट्रांजेक्शन को, तो उस गुड्स के माने जाने पर कौन टैक्स लेता था, स्टेट लगाती थी वैट, और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी सर्विस टैक्स। अगर उसी ट्रांजैक्शन को सर्विस मान लिया जाए तो सर्विस टैक्स लग जाया करता था। रेस्टोरेंट के केस में सिनेरियो ये था, मैं हल्का हिंट देता हूँ, कि उसे गुड्स भी माना जाता था और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सर्विस भी मानती थी, तो उस पर सर्विस टैक्स भी लगता था और वैट भी लगता था। दोनों स्टेट टैक्स लगा देती थी, दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगा लिया करती थी। तो अब कन्फ्यूजन था भैया, या तो ये गुड्स है या सर्विस है, कोई एक चीज़ बोलो ना। वो कहते हैं सर्विस है तुम सर्विस टैक्स, तो ये बोलता है गुड्स है वैट दो आप हमको। तो उन सब कन्फ्यूजन को जीएसटी के अंदर खत्म कर दिया गया। उन्होंने बोल दिया स्पेसिफिकली कि भैया ये चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, सर्विस नहीं मानी जाएगी। और भी कई सारे एंट्रीज आएंगे, अभी मैं आपको आगे चल के कुछ और भी एंट्रीज बताऊंगा जिसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई सर्विस ये हम बताते चलेंगे। अब देखना, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस एंट्री पढ़ो। पहला आप ये वाला एंट्री पढ़ना, जो एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन है ना, आपको ये पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि उसका नेचर क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब पहला एंट्री है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स। आपने टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया। इसमें कुछ चीजें हाईलाइटेड ना होगी तो मैं करता चला जाऊंगा, हालांकि इसको रिलेवेंट नहीं है। शेड्यूल 2 मैं फिर से बता रहा हूँ, रिलेवेंट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं करके रखे हुए। तो टाइटल को आपने ट्रांसफर कर दिया। टाइटल मतलब आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया, ओनरशिप भी दे दिया, टाइटल भी दे दिया। अब वो पूरी तरीके से ओनरशिप किसी और के पास चली गई, तो क्या अब आपके पास रहा? ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? आप दुकान पे पेन खरीदने जाते हो, आप पेन लेकर के आ गए, टाइटल किसके पास आ गया? ये मेरे पास आ गया, मैंने खरीद लिया इसको। तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स था या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे आप इसको? आप ही बताओ। तो इसको याद करने की जरूरत है कि आपको पता ही है सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे इसको। इसमें कुछ भी याद करने के लायक नहीं होगा, कुछ कुछ एंट्रीज होंगे जहाँ पे मैं आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। 2.3 नंबर 2.39 पे आ जाओ। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। आपने
राइट ट्रांसफर किए हैं, अधिकार तो दिया है, या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल, यानी कि आपने किसी को यूज करने के लिए कुछ दिया है, अधिकार तो दे दिया, आप यूज कर लो इस चीज को, पर आपने उसे बेचा नहीं है। आपने राइट टू यूज ट्रांसफर किया, ट्रांसफर ऑफ राइट विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल। टाइटल का ट्रांसफर होना जरूरी है सप्लाई ऑफ गुड्स बोलने के लिए। अगर गुड्स नहीं है, आपने किसी को कुछ दिया, मान लो कि मेरे पास ट्रक है, अब मैंने ट्रक किसी को यूज करने के लिए दिया, तो क्या मैं सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूँ या सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ कि यूज करो और मेरे को रेंटल देना होगा, इसके बदले किराया देना होगा, रेंट कह लो, कैरेज कह लो, जो भी आप कहना चाहो, तो वो आप दोगे। आपको मैं ट्रक ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द गुड्स, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द राइट और यूज या लाइसेंस के बदले, लाइसेंस फी के बदले हम आपको कुछ दे रहे हैं यूज करने के लिए, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग इट परमानेंटली। तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इन्होंने क्या लिया एग्जाम्पल, जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स मशीनरी ऑन रेंट, तो मशीन रेंट पे दिया है, तो किराए पे दिया है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। उसके बाद है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration। अब हायर परचेज का एग्जांपल ले सकते हैं, इन्होंने भी हायर परचेज ही लिया है, या फिर सेल और रिटर्न बेसिस है कि आप जब पूरा पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको, आपने टीवी खरीदा हायर परचेज पे, आप क्या कर रहे हो, तो उसका किस्त दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, लास्ट में आप पूरा किराया जब दे दोगे तो वो आपको ट्रांसफर कंप्लीट माना जाएगा, आपके हाथ में ओनरशिप ट्रांसफर दे देंगे। ओनरशिप मतलब वो पोजीशन तो दे देते हैं आप अभी आपको, क्या आप रख लो, जी आप कार खरीदते हो तो आपको दे देते हैं पोजीशन, पर उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं करते, यानी वो सेल खत्म नहीं हुआ है अभी, बट आपको दे दिया है, अब क्या करोगे आप उसका, वो सेल ऑफ गुड्स ही है, सर्विस तो नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर डेट पे आएगा, बट ट्रांसफर टाइटल का ही होने वाला है, आखिरकार ट्रांसफर टाइटल का ही होगा। ये बस यूज करने के लिए दिया नहीं जा रहा है, ये परमानेंटली दिया जा रहा है। सेल और रिटर्न बेसिस का भी सेम कंसिडरेशन है कि लास्ट में जब आपको पसंद आ जाता है, अभी मैंने आपको दे दिया कोई भी सामान, यूज करो, देखो, अगर पसंद आ जाए तो आप रख लो और फिर कंसिडरेशन पे कर दो, यही होता है। तो सेल ऑफ गुड्स ही तो है। लेकिन अब दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग। इन्होंने क्या बात करी है, क्या लैंड और बिल्डिंग को बेचने की बात होती है? मैंने आपको बताया या नहीं बताया, आप एक बार शेड्यूल 3 देखना, नीचे ही होगा, इसके नीचे मैं अब जब शेड्यूल 3 देखोगे तो वहां पे एक एंट्री आती है जो कहता है कि सेल ऑफ गुड्स पहली बात तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसको रेंट पर देते हो तो क्या माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा? बिल्कुल। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हो, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहे हो, ये सारे क्या है, रिनोवेशन हो गया, कुछ भी है, कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन, रिपेयर्स, ऑल्टरेशन, इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हो, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। रेंट के साथ साथ लीज और ये सारी चीज़ें भी आती है, एक ही बात हो गई बेसिकली, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट या फिर लाइसेंस टू यूज, ये सारी क्या है, सर्विसेज है। आपको पता है लैंड और बिल्डिंग
आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आ रहा था? एवरी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में था, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को उन्होंने मतलब इमोबल प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया था। सिर्फ मोबाइल प्रॉपर्टी लिया था तो इमोबल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बाहर हो गई, लैंड और बिल्डिंग बाहर हो गया। उसके अलावा क्या लिया था उन्होंने वहां पे? बाहर करा था एक और चीज को, वो था मनी और सिक्योरिटीज। यानी इमोबल प्रॉपर्टी को गुड्स की डेफिनेशन में लिया गया, तो क्या इसकी सप्लाई पे जीएसटी लगेगा? अगर मैं इसको बेचूं तो क्या ये सप्लाई कहलाएगा ट्रांजेक्शन? क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन हमने देखी थी, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए। लैंड और बिल्डिंग यानी इमोबल प्रॉपर्टी, इमोबल प्रॉपर्टी नाइदर गुड्स नॉर अ सर्विस। तो क्या इसके सेल के ऊपर जब हम लैंड बेचेंगे या बिल्डिंग बेचेंगे तो क्या यहाँ पे सेल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसी बात को इन्होंने क्या किया, शेड्यूल 3 के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। शेड्यूल 3 क्या था? सर्टेन ट्रांजेक्शन व्हिच शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, मतलब नाइदर गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मैं आ जाऊं, यह रहा पेज नंबर 2.45, शेड्यूल 3 शुरू हो जाता है। अगर आपको याद ना रहे तो इधर लिख लेना शेड्यूल 3। पांचवा नंबर एंट्री है सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2। इसको छोड़ दो आप, कॉमा से कॉमा को पढ़ना। इस कॉमा को पढ़ने का तरीका होता है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। सब्जेक्ट टू को छोड़ दो, यानी सेल ऑफ लैंड के बाद इन्होंने एक कॉमा लगाया है और सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B, पैराग्राफ 5B में जो लिखा हुआ है शेड्यूल 2 के, उसको ध्यान में रखते हुए वो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। किस चीज के ऊपर? सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर। यानी जनरली सेल ऑफ बिल्डिंग भी शेड्यूल 3 का पार्ट बनेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। तो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग जीएसटी नहीं लगेगा। आप इसके सामने लिख लेना, सेल ऑफ बिल्डिंग है ना, इस पे लिखना कंप्लीटेड बिल्डिंग। तो क्या लिखा मैंने? सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अभी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे लिखा दिया मैंने। कंप्लीटेड बिल्डिंग अगर होगा या फिर लैंड, अगर इसकी आप सप्लाई करोगे, आप किसी को बेच रहे हो, लैंड बेच रहे हो, बिल्डिंग बेच रहे हो जो कंप्लीट हो चुका है बिल्डिंग, तो इसके ऊपर जीएसटी का कोई सवाल ही नहीं होता, कोई सवाल नहीं उठाएगा। इसको शेड्यूल 3 के अंदर रख के और बाहर कर दिया गया जीएसटी के दायरे से। इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब कंप्लीटेड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड बिल्डिंग का मतलब वो बिल्डिंग जिसके ऊपर हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है कि ये अब कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने से पहले क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगी, वो हम बाद में बात करेंगे। मैं अभी देख रहा हूँ कंप्लीट हो चुकी है बिल्डिंग, अब अगर सेल कर रहा हूँ, कंप्लीट होने के बाद अगर मैं सेल कर रहा हूँ, क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सॉरी, कंप्लीट हो चुका है तो जीएसटी नहीं लगेगा। कंप्लीटेड बिल्डिंग के ऊपर सप्लाई नहीं माना जाता है, शेड्यूल 3 के अंदर ट्रांजैक्शन फॉल कर जाएगी। कंप्लीशन से पहले क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कंप्लीशन के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मानी जाती है। अच्छा, एक चीज समझना, कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन का मतलब जहां पे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दी। अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में रहते हो तो यहाँ पे आपको म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी आके देखती है भैया घर कंप्लीट हो गया, रहने लायक है, तो वो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं कि अब आप रह सकते हो। वरना वो फिर रहने नहीं देते कि घर कल को टूट जाए, कुछ और हो जाए बनते बनते। वो चेक करते हैं कि पहले रहने लायक हो चुका है या नहीं, उसके बाद देते हैं। कई जगह ये म्यूनिसिपैलिटी वाली चक्कर नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको सिविल इंजीनियर का सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफाइड इंजीनियर हो गया, उनका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ अब आप रहने के लायक है घर, आप इसके अंदर रह लो, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। कई जगह कंप्लीशन सर्टिफिकेट का चक्कर ही नहीं होता। गांव घरों में कौन सा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, घर बना रहना शुरू,
अपनी इच्छा है, जब मर्जी तब जाओ। तो वहां पे ये देखेंगे कि क्या वहां पे नॉर्मल ऑक्यूपेंसी होने लगी है, मतलब लोग रहना शुरू कर चुके हैं। अगर वो चीजें शुरू हो जाए तो फिर उसको मानते हैं हम कि कंप्लीट हो चुका है घर। कंप्लीटेड बिल्डिंग हम किसको बोलेंगे? जिसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आप लिख लेना अच्छे से, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन। जब पहली बार लोग उसके अंदर रहने लग जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये कंप्लीट अब हो चुका है। अगर हम इसको बेच रहे हैं कंप्लीटेड बिल्डिंग को, तो वो सेल नहीं माना जाएगा, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन क्या मैं उस लैंड को या फिर उस बिल्डिंग को, कंप्लीटेड बिल्डिंग या लैंड को किराए पर देता हूँ, क्या वो सप्लाई माना जाएगा? वो रेंटल सर्विस से क्यों नहीं माना जाएगा? या आप लीज पे दे सकते हो किसी इमोल्ड प्रॉपर्टी, आप लंबे समय के लिए किसी को लीज पे दे सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। या इसके अंदर किसी भी तरीके का और सर्विस आप ले रहे हो, रिपेयर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि मैंने बोला कंप्लीट होने से पहले जितनी चीजें हैं, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो कंप्लीशन, कंस्ट्रक्शन की आप सर्विस अगर लेते हो घर बनाने के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। पर जब कंप्लीट हो गया उसके बाद जब आप बेचोगे तो उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। कंप्लीटेड बिल्डिंग, और लैंड तो है ही लैंड, तो वहां पे जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लिखा है एनी लीज, टेनांसी। टेनांसी आज भी चलता है कई सारे स्टेट्स के अंदर। टेनांसी के ऊपर बेसिकली नीचे ना एक वो भी आ रहा है, एक सर्कुलर आ रहा है। टेनांसी क्या होता है कि आप किसी को जमीन दे देते हो। नॉर्मली लैंड के केस में ही होता है, आपने किसी को मान लो 20 साल के लिए, 25 साल के लिए दे दिया, अभी भी उसका टाइटल जो है गुड्स का वो मेरे पास है, पर मैंने किसी को दे दिया, किसी किसान को दे दिया, उसने 20 साल के लिए उसके ऊपर खेती करेगा, उपजाएगा और अपना अनाज बेचेगा, वही सब काम करेगा और कुछ ना कुछ मेरे को प्रीमियम देता चलेगा। वो मान लो महीने का या साल का उसने कर लिया कि साल का मैं आपको 25,000 रुपये दे दूंगा या 50,000 रुपये दे दूंगा, और उसने एक लैंड का प्लॉट ले लिया और वो उस पर खेती करता है और अपना सामान बेचता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे वो कुछ पैसे दे रहा होता है, उसको मैं रेंटल कह सकता हूँ। पर यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, आपको याद रखना जरूरी नहीं है, टेनांसी प्रीमियम। प्रीमियम तो भाई कोई एक वही चीज हो गई, कोई अंतर नहीं है, रेंटल ही है बेसिकली, नाम अलग अलग है। टेनांसी प्रीमियम वो मुझे पे कर रहा है, तो क्या ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है? एक तरीके से रेंटल है ना। मैं लैंड बेच नहीं रहा हूं, मैं लैंड को रेंट पे दे रहा हूं कि आप अपना यूज करो इसको, और वो मुझे बदले में उसके पैसे देता है। तो क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है? बिल्कुल है। अब यही सब बातें यहाँ लिखी हुई है, इसमें कुछ भी आपको लगेगा ही नहीं कभी भी कि इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है। तो लैंड या बिल्डिंग अगर आप किराए पे दे रहे हो इमोबल प्रॉपर्टी को, तो क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा या गुड्स माना जाएगा? गुड्स तो है ही नहीं। इमोबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन में इमोबल प्रॉपर्टी था ही नहीं, वहां पे सिर्फ मोबाइल प्रॉपर्टी था। तो इमोबल प्रॉपर्टी गुड्स तो होता ही नहीं है, और उसको शेड्यूल 3 में स्पेसिफिकली कवर कर लिया गया है। तो वैसे भी कंप्लीटेड बिल्डिंग नहीं आएगी यहाँ पे। और अगर कुछ लीज वगैरह देते हो तो वो आ जाएगा आपके अंदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर। उसके बाद क्या है? एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, एक ही बात है। बिल्डिंग अगर आपने किसी को लीज पे दे दिया या लेट आउट कर दिया, इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स, तो उससे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। हालांकि बिजनेस, यहाँ पे नीचे एक क्लैरिफिकेशन आएगी कि वो कहते हैं कि अगर आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया, अब हम और आप किराए पे रहते हैं, तो क्या किराए पे जीएसटी थोड़े देते हैं? पर्सनल पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे हैं, रेसिडेंशियल आवास के लिए रहने के लिए, तो वहाँ पर रेसिडेंशियल डवेलिंग का अगर यूज होता है तो जीएसटी की बात नहीं की जाती है। ये हम आगे एग्जिबिशन के चैप्टर में करेंगे। पर देखो, एग्जेम्प्ट होना और सप्लाई होना दोनों में अंतर है, मैं कई बार बता चुका हूँ। सप्लाई तो है ये ट्रांजेक्शन, पर सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, चलो इसमें आम लोग रहते हैं, इसको क्या टैक्स लेना, हटाओ इसको। रहने, खाना पीना ये सब तो जरूरी चीज है ना, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। पर ये सप्लाई है, अगर आप जिस रूम में किराए पर मकान लेकर रहते हो आप, तो वो सप्लाई तो है, पर
वहां पे जीएसटी की बात नहीं की जाती, सप्लाई है, उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। यहाँ शेड्यूल 3 जो है ना, शेड्यूल 3 जहाँ जैसे जब ये जो अभी मैंने पढ़ा लैंड या बिल्डिंग की सेल अगर करते हैं तो उसको सप्लाई ही नहीं माना जाता, उसको सप्लाई ही नहीं माना जाता। शेड्यूल 3 ऐसी ट्रांजेक्शन है जो सप्लाई ही नहीं माना जाता है, और बाकी ये ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो सप्लाई तो है, पर गवर्नमेंट आगे चल के मन होगी तो एग्जेम्प्ट कर देती है, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लेती है, दोनों में अंतर है। तो लैंड और बिल्डिंग की सेल जो है वैसे तो सप्लाई ही नहीं है, लेकिन लैंड और बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किसी को रेंट पे देते हैं, किराए पे कोई बंदा रहने के लिए लेता है, तो गवर्नमेंट ने वहां पे एग्जेम्पशन दे रखी है। वो जीएसटी के बाहर नहीं है, जीएसटी से दुनिया के बाहर नहीं है, सप्लाई से, सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर नहीं है, सप्लाई है, वो गवर्नमेंट ने अलग से एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था। तीसरा है ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन्स गुड। किसी दूसरे के किसी ने सामान ला करके दिया, आपने उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करी, किस तरीके से हो सकता है? मान लो टाटा कंपनी अपना कार बनाती है, कार बनाने के बाद वो क्या करती है, किसी को दे देती है कि भैया तुम इसके ऊपर पेंटिंग वेंटिंग तुम कर दो, ठीक है, और पेंटिंग करके वापस मुझे दे देना। अब बताओ क्या ये ट्रांजेक्शन, अब आप खरीदने जाते हो जब कार, तो किसे खरीदते हो? आप टाटा से ही खरीदते हो, टाटा मोटर्स के किसी शोरूम में जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि पेंटिंग जिसने करा था, मान लो XYZ लिमिटेड है कोई, उसको टाटा मोटर्स ने दिया, तुम मेरा पेंटिंग करके देना, मैं सामान मेरा है, पेंटिंग तुम करके मुझे लौटा दो। तो क्या मैं यहाँ पे ये बंदा एक्चुअल में जब वापस तो मुझे दे रहा है, कार वापस कर रहा है, तो क्या मैंने इससे क्या किया? सर्विस लिया एक तरीके का, मैंने कुछ गुड्स थोड़े ट्रांसफर करा है, या उसने कोई गुड्स थोड़े मेरे को बेचा है, मेरा ही सामान था, मैं खुद करता पेंटिंग, मैंने कहा तुम करके दे दो, तो उसने क्या किया? मेरे लिए एक सर्विस किया। उसने टाटा मोटर्स की गुड को, जो अनदर पर्सन की गुड है, उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया। गुड किसी और का है, ओनरशिप किसी और के पास है, पोजीशन किसी और के पास है। पोजीशन मतलब फिजिकली तो वहां पे हमने गुड्स भेज दिया अपना, मान लो कि कार भेज दिया कि पेंटिंग वेंटिंग करके वापस कर दो मेरे को, तो वो क्या कर रहा है? अनदर पर्सन गुड के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरीके से कपड़े की इंडस्ट्री में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो आप पेंटिंग वेंटिंग का काम देखते हो कपड़े के ऊपर हुआ होता है, वो खुद नहीं करते, वो कपड़ा बनाते हैं और किसी से उसके ऊपर प्रिंटिंग वगैरह का काम दे देते हैं किसी और को, और फिर ले आते हैं, अपना लेवल ठप्पा चिपकाया और बेच दिया। तो वो बंदा क्या कर रहा है? वो प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है। समझ में आ गया आपको? इसको हम कहते हैं जॉब वर्क। आपके यहाँ पे लिखा होगा, कहीं पे नहीं लिखा है तो आप लिख लेना, वैसे लिखा है, एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है। दमानी डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ्स, क्लोथ्स गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल लिमिटेड। तो शुभम टेक्सटाइल लिमिटेड क्या है? उसका खुद का मिल है, टेक्सटाइल मिल, वो कपड़े बनाता है और फिर इसको दे देता है, क्या नाम है इसका? दमानी, दमानी को देता है। वो क्या करता है? डाइंग का काम करता है, यानी उसके ऊपर पेंटिंग करता है और वापस कर देता है। तो ये दमानी जो है क्या कर रहा है? प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है। ये क्या कर रहा है? सर्विस। किसी और का गुड्स है, उसके ऊपर मैं कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहा हूं। मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको एक बार में समझ में आ चुका होगा। चौथा है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। बिजनेस असेट को ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ ये सप्लाई है, सर्विस है या गुड्स है? एक एक करके देखते चले जाते हैं। पहला है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड। साफ साफ लिखा हुआ है गुड्स को हमने ट्रांसफर कर दिया, गुड्स को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है भाई, गुड्स को ट्रांसफर कर दिया। या डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज का मतलब कम पैसे में बेच बेच देना, नहीं स्क्रैप वगैरह हो गया कुछ, या पुरानी मशीन वगैरह, उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। मतलब चलो कोई 5 लाख का मैंने मशीन खरीद के लाया था और अब वो पुराना हो चुका है, अब यूज में तो है नहीं, तो मेरे को कोई उसके बदले 20,000 10,000 5,000 देता है, तो मैं कहता हूँ लो और खत्म करो, इसको हटाओ, हमारे काम का तो नहीं है। जो 10 20 25 50 मिल रहा है काफ़ी है मेरे लिए, मुझे चाहिए ही नहीं उससे ज़्यादा। तो उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स है वो, कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरा है सप्लाई हेल्ड या यूज्ड बाय बिजनेस, यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए अगर आपने कार खरीदा या लैपटॉप खरीदा, आपने ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप खरीदा और उससे पर्सनल काम कर रहे हो,
तो एक तरीके से कहा जा सकता है ये आप सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो खुद को, क्योंकि अपने बिजनेस बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है ना, आपने अकाउंटिंग में बचपन से पढ़ा होगा, सेपरेट एंटिटी। तो अगर आप कार खरीदते हो या मोबाइल खरीदते हो, फ़ोन खरीदते हो और आप पर्सनल यूज कर रहे हो, तो क्या वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए था? क्या बिजनेस पर्पस के लिए था, पर आप यूज बिजनेस पर्पस के लिए नहीं कर रहे हो, तो इसे माना जाएगा कि आप सप्लाई ऑफ सर्विस टू द ओनर, या किसी और दोस्त को आपने यूज करने के लिए दे दिया। तो यूज करने के लिए दिया, आपने बेचा नहीं है, आप एक तरीके से सप्लाई कर रहे हो किस चीज़ का? सर्विस का, गुड्स का सप्लाई नहीं है। तो कितना आसान आसान एंट्री, खुद ही खुद समझ में आ रहा है। अब क्या है? गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द asset of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person। अच्छा, मैंने शेड्यूल 1 कराया था, शेड्यूल 1 का एंट्री नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। याद है आपको? शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 1, आपने कोई बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 क्या था? विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई ट्रांजेक्शन, उसको सप्लाई माना जाएगा कि नहीं? और उसके अंदर सबसे पहली एंट्री थी कि परमानेंट ट्रांसफर आप कर देते हो ऐसे बिजनेस एसेट का जिसके ऊपर आपने क्रेडिट ले रखी थी। अभी ये क्या कर रहे हो आप? तो आप कोई बिजनेस में असेट लेकर रखे आए, आपने क्रेडिट भी ले ली और उसे आप बेच रहे हो, ये हो गया नॉर्मल ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, तो वहां पे भी लिखा हुआ था ये बात कि बिफोर कमेंसमेंट और आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस, जो भी आप बिजनेस का सेट सेल करोगे उससे भी बिजनेस बोला जाएगा। याद है बिजनेस की डेफिनेशन? उसके अंदर भी था। वही चीज यहाँ पे डाल दी उन्होंने कि हमने बिजनेस में कुछ, हमारे पास मान लो असेट पड़े हुए थे और हमने बिजनेस बंद कर दिया, हमारे पास आज के डेट पे इन्वेंट्री है मान लो 5 लाख रुपए की। अब ये 5 लाख की इन्वेंट्री के लिए मैं पीछे खरीद के लाया था, उस समय इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, अब मेरी बिजनेस हो गई बंद, वो इन्वेंट्री आज भी पड़ी हुई है, तो क्या माना जाएगा? वो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, इट इज एज गुड एज, जैसे हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर तो नहीं कर रहे हैं, मान लो कि मैं बेच ही रहा हूँ पर जीएसटी तो मेरा खत्म हो गया, यहाँ पे मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया। तो जो असेट बचे हुए थे हमारे पास एट द टाइम ऑफ क्लोजर, क्या उसे माना जाएगा कि आपने बेच दिया? यहाँ पे एक जबरदस्ती एंट्री आया जो कहता है कि माना जाएगा कि आपने बेच दिया सामान को। अगर आपने बंद कर दिया बिजनेस को तो इसे सेल ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। इसे मान लिया जाएगा कि आपने बिजनेस बंद कर दिया, मतलब जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले रखे थे और बिजनेस बंद कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को तो वहां नुकसान करा दिया ना। या तो इसको बेच के खत्म करो, और नहीं बेचोगे तो हम मान लेंगे कि बेच दिया तुमने, हम मान लेंगे कि आपने बेच दिया है। तो जहां पे सीजे टू बी टैक्सेबल पर्सन होता है, टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई भी बंदा जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है या जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जनरल भाषा में कहा जाए तो रजिस्ट्रेशन जिसने ले रखा है, जीएसटी का पेमेंट करता है हर महीने, वो टैक्सेबल पर्सन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको लेना तो था, उसकी टर्नओवर मान लो 1 करोड़ रुपए, उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है, दबा के बैठा हुआ है, अब गवर्नमेंट उसको कहती है भाई, जबरदस्ती गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन दिलवाती है। जबरदस्ती नहीं, मतलब गवर्नमेंट का अधिकार है, भैया तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया? तुम्हारे लिए तो हमने 20 लाख या 10 लाख की लिमिट रखी हुई है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख, बाकी स्टेट के 20 लाख और 40 लाख का भी कंडीशन है, वो भी आपने नहीं पढ़ा है और अभी पढ़ेंगे भी नहीं, हम लोग रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भैया 10 लाख या 20 लाख से ऊपर तुम्हारे टर्नओवर, तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो हम ऐसा नहीं है कि तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा। हम मान लेंगे कि तुम टैक्सेबल पर्सन हो, रजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं हो, रजिस्ट्रेशन तो नहीं लग रहा है, पर टैक्सेबल पर्सन हो, यानी तुम्हारे पास टैक्स देने की लायबिलिटी थी, रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी थी, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो हम आपसे टैक्सेस भी वसूलेंगे उस पीरियड का और आपको रजिस्ट्रेशन भी दिलाएंगे। वो हम आगे देखेंगे, शायद आपको पढ़ना भी नहीं है, वो फाइनल का पार्ट हो जाएगा, कुछ चीज़ आपको पढ़नी है। लेकिन अगर आपने सीजे टू बी टैक्सेबल पर्सन, अब आपने बिजनेस कर दिया बंद, तो जो आपने असेट था, क्या आप इसके ऊपर आईटीसी ले रखी थी आपने, अब आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, या तो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो आप जीएसटी नहीं लगा सकते क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो चुका है, और नहीं कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि इस डेट पे जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था
वो आपने उसी डेट पर खत्म कर दिया, बेच दिया, ऐसा माना जाएगा और आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो। दूसरा चीज, आपने बिजनेस बंद नहीं किया, आपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया ऑन गोइंग कंसर्न। बिजनेस आज भी जीता है, आप नहीं चला रहे हो, कोई और चला रहा है, आपने बेच दिया उस बिजनेस को, तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा? आपने गुड्स बिजनेस को बेच दिया, आपने ऐसा नहीं कि सामान बेचा है, असेट्स भी बेच दिए, लाइबिलिटीज भी बेच दिए, पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी को। क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है? और क्या इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है? सोचो जरा सा भैया, अगर मैंने इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया, अगला बंदा तो धंधा ही करने जा रहा है, अगला पर्सन तो बिजनेस ही करेगा। वो असेट मैंने बिजनेस ही ट्रांसफर करा है, तो बिजनेस ट्रांसफर करा तो वो बिजनेस को लेकर के घर, अब ये ट्विटर को खरीदा किसने? एलॉन मस्क ने। तो एलॉन मस्क ट्विटर खरीद के घर थोड़े बैठ गया, वो अगे बिजनेस तो अभी गोइंग कंसर्न में है, बिजनेस तो चल रहा है, बिजनेस कंटिन्यूटी में है। तो यहां पे आप इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसको क्यों नहीं लगेगा? इसको एग्जेम्पशन से बाहर किया है गवर्नमेंट ने, और इसको कहते हैं गवर्नमेंट बिजनेस का ट्रांसफर जो है उससे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहते हैं। दो चीजें समझना, जहां पे बिजनेस हमने बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया तो गुड्स बंद कर दिया या फिर गोइंग कंसर्न चालू है, यानी बिजनेस ट्रांसफर। आपके पास बुक में स्पेस होगा, लिख लेना। अगर बंद कर दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे इसको हम, और अगर बंद नहीं किया, सिर्फ हमने गोइंग कंसर्न के ऊपर ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और ये एग्जेम्प्ट भी है। अगर बिजनेस बंद होगा तभी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है टैक्सेबल पर्सन चेंज हो जाए, कुछ होता नहीं है। पिताजी दुकान चला रहे थे, पिताजी निकल गए, अब बच्चे के हाथ में आ गया मान लो दुकान, या पिताजी बूढ़े हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, भैया अब तू चला ले। तो यहाँ पे ना ही तो मैंने बिजनेस को ट्रांसफर किया, बेचा नहीं है किसी को, ना ही बिजनेस बंद हुआ है, वो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो गए उसके। ठीक है, तो यहां पर भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। अगर गुड्स मान लिया जाएगा तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये सप्लाई ऑफ गुड्स जब भी होता है ना, तो यहाँ पे आपको जीएसटी पे करना होता है। यहाँ पे तो एग्जेम्पशन मिल जाती है, सप्लाई ऑफ सर्विस बोल देते हैं और एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ऐसा हम कहाँ पढ़ेंगे? एग्जेम्पशन के चैप्टर के अंदर। लेकिन अगर बिजनेस बंद कर दिया सप्लाई ऑफ गुड्स से, और जीएसटी लग जाएगा वहां पे। और ये दो एक्सेप्शन है इसके, सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, तो फिर यहाँ पे ये इसी के लिए लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, एक्सेप्शन है इसका ये दोनों चीजें। बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, किसी को हमने गोइंग कंसर्न में बेच दिया, या फिर बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अगर चलाया जा रहा है बिजनेस, तो भी उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। दो केस में सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, अगर गोइंग कंसर्न पे है या फिर अगर रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे। एक चीज और सुन, अच्छा एक एक ना मैंने कल जजमेंट देखा था, कल यानी 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन मैंने एक जजमेंट देखा था। मैं देखता हूँ जरा से कहाँ पे है वो। मैंने लाइव लॉ की वेबसाइट पे देखा था, एक कंपनी ने अपना बेसिकली लोन प्रोसेसिंग का काम ट्रांसफर कर दिया था, किसी अपनी ही होल्डिंग या सब्सिडरी को बेच दिया था उन्होंने।
लाइव लॉट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सबसे ऊपर ये 1 तारीख। अच्छा, आप ये भी देखना कि आपका बैच कब रिकॉर्ड हो रहा है। कहीं किसी के मन में ये कन्फ्यूजन हो कि बैच बहुत पुराना है या कुछ भी, आप यहाँ पे देख सकते हो डेट आ रही है 25 दिसंबर की, ये जजमेंट है, यहाँ पे आ रही है 25 दिसंबर 2022 को आपकी बैच रिकॉर्ड हो रही है। मतलब ये कल की है, आज 26 दिसंबर है, 25 दिसंबर को ये न्यूज आई थी। और आपको अमेंडमेंट कब तक की पढ़नी है भैया? 31 अक्टूबर 2022 तक की। यानी आपको जो मैं करा रहा हूँ ये फुल्ली अपडेटेड है, और अभी के अभी एक तरफ मेरा यूट्यूब पे लेक्चर्स डल रहे हैं एक एक करके, और 25 दिसंबर कल से ही डलने शुरू हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, और 26 को आज मैं छठा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी 5-6 ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डेड है, 6 लेक्चर्स, और आज शायद 7वां लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। 6 तो हमने कर लिए हैं ऑलरेडी। तो आपका सारा लेक्चर दिसंबर के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप याद रखना। आपके पास कुछ भी पुराना नहीं जाएगा, सब कुछ नया जाएगा। इसकी हेडिंग क्या थी भैया? ट्रांसफर ऑफ फिनटेक ऐप टू सब्सिडरी। मतलब फिनटेक का कोई काम कर रहे थे, लोन प्रोसेसिंग एनबीएफसी का टाइप का कुछ काम था हमारे पास, वो हमने अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया कि अब से तुम करो ये काम। तो मैंने क्या किया, बिजनेस का एक पार्ट, देखो पूरा बिजनेस ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर बिजनेस का कोई एक पर्टिकुलर एरिया, असेट्स और लायबिलिटीज, उसका जितने डिपार्ट, उस ब्रांच के सारे काम बेसिकली मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर होने चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि असेट ऐसे ट्रांसफर कर दिया फिर तो आप असेट बेच रहे हो। आपने अगर पूरा बिजनेस को एज ए टोटल बेच दिया तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि वो आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो, और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जो अभी अभी हमने देखा है एक्सेप्शन के अंदर। क्योंकि अगर हम सप्लाई बिजनेस बंद कर दिए होते तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हमने अगर किसी को ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस ही पूरा बेच दिया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्पशन मिल जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, द एप्लीकेंट इज startup based in Bengaluru incorporated with a focus of providing data analytics and digital marketing services and registered under so and so act के अंदर रजिस्टर्ड है, कर्नाटका जीएसटी एक्ट और सीजीएसटी एक्ट। द एप्लीकेंट owns a mobile application developed and owned by them called Loanfront। एप्लीकेशन का नाम है Loanfront, which is a fintech product and is used as a digital product to facilitate the lending of short term personal loan देता है। और इसने ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, इंटेंड्स टू ट्रांसफर, अभी किया नहीं, करना चाह रहे हैं, द सेड मोबाइल एप्लीकेशन टू देयर होली ओन्ड सब्सिडरी, अपनी ही किसी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं एक बिजनेस का पार्ट। तो एप्लीकेंट ने रूलिंग मांगना है कि क्या यहाँ पर लायबिलिटी हमें है टू पे टैक्सेज। तो यहाँ पे क्या बोला है, विच इज ए फुल्ली फंक्शनल पार्ट ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस का पार्ट आप ट्रांसफर कर रहे हो, एंड द ट्रांजेक्शन कंटेम्पलेट्स द ट्रांसफर ऑफ एंटायर अफोरसेड बिजनेस टू न्यू पर्सन। आप पूरा का पूरा बिजनेस बेच रहे हो किसी नए एक पर्सन को, ऐसा ट्रांजेक्शन को देख करके लगता है। वुड नॉट ओनली एंजॉय द राइट ओवर द असेट, सिर्फ असेट के ऊपर उसका अधिकार नहीं है, बट ऑल्सो द लायबिलिटीज, यानी पूरा का पूरा बिजनेस आपने बेचा है, असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों। इट दस अज्यूम्स दैट देयर विल बी अ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मतलब गोइंग कंसर्न में रहेगा बिजनेस कंटिन्यूटी, इसका इससे ही समझ में आता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज द पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट इज सेड टू बी फंक्शनल इज डिसाइडेड टू बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू ओनर एज अ होल, thus it amounts to transfer of going concern, a transfer of going concern, यानी बिजनेस ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये माना जाएगा, और इसके ऊपर सप्लाई नहीं होगा। बेसिकली ने इतना आगे तक का तो नहीं लिखा है। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया वो एक एडवांस रूलिंग था। अब मेरे से ये मत पूछना एडवांस रूलिंग क्या होती है, क्योंकि आपके काम का चीज़ नहीं, मैंने ऐसे ही दिखा दिया, मैंने कल ही देखा था, कल ही आई थी और मैंने कल पढ़ा था, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो वो बेसिकली अभी जो एग्जांपल देखा वो कहाँ फॉल करेगा, इस एक्सेप्शन के अंदर, जो बिजनेस इसकी बात करी जा रही है ना, ये वाला, ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर जाएगा। उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, हमने कोई असेट नहीं बेचा है, हमने पूरा पूरा असेट्स लायबिलिटीज पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी को, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स कब माना जाएगा, जब हमने अगर बिजनेस बंद कर दिया तो उसमें जितने असेट हमारे पास बचे थे शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, ये हाईलाइट करने की चीज़ है एक, कब माना जाएगा, इमीडिएटली बिफोर ही सीजेज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, जिस दिन आपने, जब आपने बंद कर दिया बस उसी समय
मान लिया जाएगा कि आपने बिजनेस बंद करने से पहले पहले बेच दिया सारा सामान, मतलब आपने नहीं भी बेचा होगा तो भी आपको उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। बेसिकली ये कहते हैं, सप्लाई मान लेंगे हम, अगर सप्लाई हमने मान लिया तो तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये बातें। फिर पांचवा देखते हैं, पांचवा क्लॉज क्या है भाई, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, बताने की जरूरत नहीं, ऊपर भी हम देख चुके हैं। रेंटिंग ऑफ ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आपने किसी को भाड़े पे दे दिया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या रिलीजियस प्लेस आपने भाड़े पे दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भाड़े पे दिया, तो ये सारे केसेस बेसिकली आपकी इमोबल प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे किसी को दिया तो क्यों नहीं जीएसटी लगाओगे भैया। और क्या है रेंटिंग, क्या है, बेस थोड़ा रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस है, भाड़े पे दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, अच्छा मैंने आपको क्या बताया अभी, शेड्यूल 3 में मैं लेके गया था आपको सेल ऑफ लैंड, और वहां पे एक प्रोविजन लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ एंट्री नंबर 5, ऐसा लिखा था, इसी की बात हो रही थी। 5 है ये और ये बी है, इसी की बात हो रही थी वहां पे, एक बार चल के देख लेते हैं। पांचवा में क्या था, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2। पैराग्राफ 5B जो है वो एक्सेप्शन क्रिएट करता है किसके अंदर, तो सेल ऑफ बिल्डिंग के अंदर। सेल ऑफ बिल्डिंग पे अगर वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो जीएसटी नहीं लगता, अगर वो कंस्ट्रक्शन से पहले मतलब कंप्लीटेड नहीं है, अभी अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, या फिर उसके अंदर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी नहीं हुई है, उससे पहले अगर आप ट्रांसफर करते हो या फिर उससे रिलेटेड कोई सर्विस ले रहे हो तो क्या वो माना जाएगा सप्लाई, बिल्कुल माना जाएगा, और उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये हमें यहीं से पता चलेगा, ये जो मैंने लिखा ना कंप्लीटेड बिल्डिंग वाली बातें, तो ये मुझे यहीं से पता चलता है शेड्यूल 2 से। 5B क्या बोलता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या फिर सिविल स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन की सर्विस आप दे रहे हो अगर किसी भी बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो क्या माना जाएगा उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर, ऐसे भी बिल्डिंग जो बाद में बेच दिए जाएंगे अगर उसका कंस्ट्रक्शन का सर्विस लिया जा रहा है, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate। इसका मतलब आपने कंप्लीट होने के बाद, अगर आपने सारा का सारा कंसिडरेशन आपको मिला है कंप्लीशन के बाद, अगर कंप्लीट होने के डेट के बाद आपको सारा का सारा कंसिडरेशन मिल रहा है तो ये माना जाएगा कि ये कंप्लीटेड बिल्डिंग का है कंसिडरेशन, फिर वहां पे जीएसटी की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट हो गया मतलब वो शेड्यूल 3 में चला जाएगा। शेड्यूल 3 में एक्सेप्ट कर दिया शेड्यूल 2 के अंदर, मतलब वो फिर एंट्री 3 के अंदर चला जाएगा, शेड्यूल 3 के अंदर। तो यानी कंस्ट्रक्शन की आप सर्विस ले लो, क्या जीएसटी लगेगा, लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर उस कंस्ट्रक्शन के बदले सारा का सारा कंसिडरेशन जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद या फिर फर्स्ट इस ऑक्यूपेंसी के बाद मिलता है तो फिर जीएसटी की चर्चा नहीं की जाएगी, वो शेड्यूल 3 का पार्ट बन जाएगा। तो एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, मतलब जब पहली बार वहां लोग रहने लगे उसके बाद अगर आपको पैसे आ रहे हैं, उसके बाद कब आएंगे भैया, जनरली जब आप बेच रहे होते हो कंस्ट्रक्शन के बाद, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको सारा कंसिडरेशन बाद में आ रहा है, कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, मतलब क्या है, तो यानी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, या फिर जहां पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है वहां पे आप फर्स्ट ऑक्यूपेशन, पहले लोग रहना शुरू कर देते हैं पहली बार घर के अंदर, तो उसको माना जाता है कि कंप्लीटेड बिल्डिंग है। अगर आप इसको बेच रहे हो जीएसटी नहीं लगेगा, शेड्यूल 3 में चला जाएगा। उससे पहले कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेते हो आप उसको बनाने के लिए, तो क्या वो जीएसटी के दायरे में आएगा, बिल्कुल आएगा। एग्जाम्पल, राठी बिल्डर्स had constructed individual residential unit for a agreed consideration of 1.2 करोड़ पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट बनाने का उसका खर्चा आता है 1.2 करोड़। 90 लाख पर यूनिट वे रिसीव्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 90 लाख रुपए उन्होंने पहले ही ले लिए।
एंड बैलेंस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, और बाकी कंसिडरेशन उन्होंने बाद में लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद। तो क्या एंटायर कंसिडरेशन बाद में लिया है? नहीं। तो क्या माना जाएगा? ये सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर एंटायरली ये पूरे 1.2 करोड़ बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आया होता तो फिर उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेते। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग हमारे को शायद समझ में आ गई होगी। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है बिल्डिंग का, उससे पहले अगर सेल हो जाती है, या मतलब कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज लेते हो या फिर इवन सेल करते हो, यहाँ पे नहीं लिखा है पर आप मेरी बात समझ के चलना, कुछ भी अगर होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक बार इशू हो गया या फिर वहाँ पे लोग रहना शुरू कर दिए, विच एवर इज अर्लियर, फर्स्ट ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे फिर वो वहाँ उसके बाद अगर पूरा कंसिडरेशन मिल रहा है तो वहाँ पे सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर ट्रांजेक्शन होता है तो सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशन, अल्टरेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर। सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, मतलब उसके रिलेटेड और भी कुछ हो अगर, तो जहाँ पे एडिशन अल्टरेशन वगैरह भी हो सकता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको बोलते हैं? तो जनरली जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं वही होते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और जहाँ पे लोकल अथॉरिटी की बात नहीं होती तो वहाँ पे सर्टिफाइड इंजीनियर वगैरह हो जाते हैं, वैल्यूअर्स होते हैं, तो उनको हम मान लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मीन्स गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन ऊपर भी दे रखी थी, एनी अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो ऑथराइज टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो भी इशू करने की पावर जिसको दे रखी है उसको मान लिया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और जनरली होता कौन है? ये लोग म्यूनिसिपैलिटी वगैरह वाले ही होते हैं। तो यहाँ पे और कौन लोग हो सकते हैं? तो आर्किटेक्ट हो सकता है, या फिर कोई चार्टर्ड इंजीनियर हो सकता है, या फिर लाइसेंस सर्वेयर हो सकते हैं। ये लोग होंगे जिनको सर्टिफाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माना जाएगा। उसके बाद है टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज। अब देखो, सुन लो मेरी बात, आपको पॉज लेना हो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, 5 मिनट है, 2 ढाई मिनट का, 2.5 मिनट का। हाँ जी। एक बहुत अच्छा 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 टॉपिक आ गया। सी नंबर क्या बोलता है ये? हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? एक तो पेटेंट्स इन्होंने डाल रखा है, कॉमा डाल के आप एग्जाम्पल लिख लेना। ट्रेडमार्क, डिजाइन, फॉर्मूला हो गया कोई भी डिजाइन या फिर फॉर्मूला है किसी भी चीज़ का, इन सब चीज़ों के ऊपर, या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, राइट ऑफ अदर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं उनको हम। मेरे को ध्यान से एक शब्द देख लेना और बताना क्या है ये। टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं हम इसको बेच नहीं रहे हैं। टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं या परमिट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? यूज करने के लिए किसी को दे रहे हैं। और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मेरी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो क्या है? असेट है बेसिकली मेरे बिजनेस का। मैं अगर किसी को यूज कर रहा हूँ, करने दे रहा हूँ, तो क्या मैं उसको बेच रहा हूँ? क्या मैंने बेच दिया उसको? या मेरा ही अभी भी वो राइट, उसके ऊपर अधिकार मेरा ही है, मैं किसी को यूज करने के लिए दे रहा हूँ। तो ये क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ सर्विस, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक चीज और लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आपके पास स्पेस हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, बस छोटा सा लिख लेना।
मैं थोड़े से बड़े में लिख लेता हूँ आपको जैसे समझ में आए। परमानेंट ट्रांसफर, अगर यही परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता तो ये क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा इसको। टेम्पररी ट्रांसफर को क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। परमानेंट अगर ट्रांसफर हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, ये पता कैसे? यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए क्लैरिफाई कर दिया कि ये सर्विस है, तो जो सर्विस नहीं है वो गुड्स हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी चीज़ें भी सर्विस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ आइटम उठा के डाल दिए कि इन इन चीज़ों को हम, अगर वो टेम्परली ट्रांसफर हो रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सर्विस मानेंगे। मेरे को कैसे पता कि जब आप रेट का नोटिफिकेशन पढ़ते हो, जो आपको नहीं पढ़ना है, मैंने तो काम किया ना तो मुझे पता है, जब आप रेट का नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो गुड्स के लिए अलग रेट की नोटिफिकेशन आती है, सर्विस के लिए अलग रेट की नोटिफिकेशन आती है। रेट की नोटिफिकेशन का मतलब क्या कि गुड्स के सामने लिखा होता है इसके ऊपर क्या रेट लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी का क्या रेट लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, 5% लगेगा, 12% लगेगा, 18 लगेगा, 28 लगेगा। तो वहां पे जब आप गुड्स के लिए अलग से नोटिफिकेशन आती है, सर्विसेज के अंदर इस सर्विस के ऊपर 18 लगेगा, इसके ऊपर 12 लगेगा, इसके ऊपर 6 लगेगा, इस तरीके के रेट्स अलग अलग आते हैं, गुड्स के अलग, सर्विस के अलग। तो जब आप रेट का नोटिफिकेशन देखोगे तो गुड्स वाले नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेसेस, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, गुड्स के नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, तो उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। और वैसे भी सोचने की बात है, मैंने तो पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, मेरा असेट था मैंने बेच दिया, तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही है ना। अगर आपको रीजन भी लिखना हो तो लिख लेना, वैसे आपके काम की नहीं है, आप डायरेक्ट इतना लिख लो, याद रहेगा वैसे तो। बाकी रिवीजन के वक्त भी तो मैं बताता ही चलूंगा ना चीज़ें, एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है जो मैंने अभी बोला। उसके बाद डी नंबर एंट्री पे आते हैं। ये बोलता है कोई हमारे पास आईटी सॉफ्टवेयर है, उसका डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग। अब बताओ, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो आप, क्या है ये? सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? आपको कुछ दे रहा है क्या? कुछ ला करके दे दिया क्या उसने? सॉफ्टवेयर ही तो बनाया है आपके लिए। आपने कहा मेरे को इसी पैटर्न का एक, मेरे हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बना दो। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि कस्टमाइज्ड आपके लिए बनाया गया, डिजाइंड, प्रोग्रामिंग या कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन या अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। एक चीज ना, आपको यहाँ पे तो स्पेस नहीं है आपके पास, थोड़ा सा आपको कहीं पे भी लिख लेना, इसी के अगेंस्ट कॉपी में लिख लेना इच्छा हो तो। यहाँ पे आप डालोगे आईटी सॉफ्टवेयर, देखो एक तो हो गया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, आप ही के लिए बनाया गया है। मेड एज पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है कुछ। तो यानी कस्टमर ने जो जो चीज़ बोले, हमें ये चीज़ दे दो, सॉफ्टवेयर के अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपके लिए बना के डेवलप करके दिया उन्होंने, आपके लिए डेवलप करा उन्होंने एक सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक होते हैं प्री पैक्ड, आपके लिए स्पेशल नहीं बना है भैया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस यूज करते हो आप? एमएस ऑफिस आपके लिए अलग से बना के देता है क्या माइक्रोसॉफ्ट, या बना बनाया ही आप यूज करते हो? प्रीपैक्ड इसी को कहते हैं कैंड, CANNED, कैंड। और भी इसके नाम है।
यानी ये असेट क्या है, ये नॉट स्पेसिफिक टू पर्सन, यानी एक क्या है, जनरल बनाया गया है सबके लिए। उन्होंने कुछ सोच के नहीं बनाया कि मुझे किसको बेचना है। दूसरी चीज है प्रीपैक्ड या कैंड का मतलब, कैन मतलब डब्बा, डब्बे के अंदर पैक होके आती है। कम्स विद इन अ फ्लॉपी या सीडी या पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के अंदर बंद होके, यानी किसी न किसी फिजिकल फॉर्म में भी बिक रहा होता, वो किसी न किसी फिजिकल फॉर्म में बिक रहा है। जैसे अब तो नहीं होता, पता नहीं, पहले लैपटॉप्स के अंदर एक सीडी रोम हुआ करती थी, है ना, उस सीडी के अंदर नॉर्टन की एक वो आती थी सीडी, एंटीवायरस था वो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसके अंदर डले होते थे। वो क्या करता है, आप सीडी लगाओ उसके अंदर लैपटॉप के अंदर और स्कैन करके आपके डिवाइस को वायरस फ्री करता था। मुझे तो खैर लगता कि उसने वायरस डालता था, मैंने आज तक यूज नहीं किया उसको, पर वो बहुत बेकार होता था, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। वो क्या है, किसी न किसी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव के थ्रू फिजिकल फॉर्म में वो किसी दुकान पे आपको अवेलेबल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपैक्ड या कैंड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आपके स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बनाया जाता, आपके हिसाब से नहीं बनाया जाता, और ये कई बार सीडी या किसी न किसी डिस्क के अंदर आता है, फिजिकल मटेरियल के अंदर पैक्ड होता है। अगर ये चीज देखो, ये तो हमें समझ में आता है कि कस्टमाइज्ड आपके लिए बनाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको क्या कहेंगे भाई, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन जो प्री पैक्ड या कैंड आ रहे हैं, पैक होके आ रहे हैं, चाहे वो MS ऑफिस हो सकता है, यहाँ पे लिखना नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्सन के आगे लिख लेना MS ऑफिस, और कम्स विद इन PD/CD, ये क्या हो जाएगा, नॉर्टन एंटीवायरस। आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा ये क्या लिखा मैंने, नॉर्टन का एंटीवायरस, NORTON, या कोई भी चीज़ बेसिकली एक पेन ड्राइव या CD के अंदर आती है, फ्लॉपी के अंदर आती है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी न किसी चीज़ के अंदर पैक्ड है। इसको हम, इसका नाम और भी एक होता है श्रिंक रैप, श्रिंक रैप सॉफ्टवेयर, यानी पैक्ड आइटम बेसिकली कहा जाए तो। और ये क्या हो सकता है, अगर इसके बदले में लाइसेंस या रेंटल हमें देना होता है पीरियोडिकली, लाइसेंस या रेंटल हमें पीरियोडिकली जमा करने पड़ते हैं, यानी हमें एक सुविधा दी जा रही है, लेकिन हर महीने आप पे करो इसके बदले पैसे, और आप इसको यूज करते रहो। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये है तो वैसे कैंड फॉर्म में है या प्रीपैक्ड, पर सिर्फ प्रीपैक्ड होने से ये गुड्स नहीं माना जाएगा। अगर उसके लिए हमें लाइसेंस के फी देने पड़ते हैं रेगुलर इंटरवल पे। एक होता क्या कि मैंने MS ऑफिस मैंने खरीद लिया, एक बार मैंने जब लैपटॉप खरीदा MS ऑफिस के भी पैसे दिए, और MS ऑफिस को हम यूज कर सकते हैं परमानेंटली, तो वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। नो रेगुलर रेंटल, रेगुलर या पीरियोडिकल रेंटल, तो इसको तो हम गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ, इसे तो हमने गुड्स की तरह एक बार खरीद लिया, हम यूज करते रहेंगे। लाइसेंस या रेंटल पे अगर आपने कोई चीज ली है, जिसके बदले आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया और आप उसका हर महीने किराया दे रहे हो या फिर पैसे देते हो या हर साल पैसे दे रहे हो, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, वो हमें सर्विस दे रहा है कि हमारा आप ये असेट दिया तो हमने फ्लॉपी के अंदर है, एक बार आप फ्लॉपी के अंदर दिया, आप जाके उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, लेकिन यूज करने के लिए आपको मंथली रेंटल देने पड़ेंगे या ईयरली हाफ ईयरली
रेंटल देने पड़ेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। कि हर महीने या 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल भर जो भी है, कि उतने पीरियड के बाद आपको पैसे देते रहने पड़ेंगे उसको यूज करने के लिए। उसको यूज करने के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप MS ऑफिस है या नॉर्टन का एंटीवायरस एक बार आप CD कर दो, इंस्टॉल करो और साफ करते जाओ अपना कचरा एंटीवायरस। तो आपको समझ में आया? बेसिकली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अगर आपके लिए बनाया जाता है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर वो कैंड फॉर्म में आ रहा है या फिर वो इज नॉट मेड स्पेसिफिकली फॉर यू, आपके लिए ही सिर्फ नहीं बनाया गया है, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कैंड सॉफ्टवेयर या श्रिंक रैप सॉफ्टवेयर, या फिर क्या बोलते हैं, एक और नाम था ना, कई सारे नाम हैं बेसिकली। इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, प्री पैक्ड फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। अगर मुझे उसके लिए यूज करने के लिए अलग से रेंटल ना देना पड़े रेगुलर बेसिस पे, तो फिर इसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर रेगुलरली यूज करने पड़ रहे हैं, वो रेंटल देने पड़ रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस ऐसा माना जाएगा कि वो हमें यूज करने के लिए अलग से पैसे ले रहे हैं। यानी उसने ऐप तो वैसे ही दे दिया, एक्चुअल में उनका काम है सर्विस बेचना, वो सर्विस दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। ये था डी पॉइंट आपका सप्लाई ऑफ सर्विस। ई पे आ जाना। मैं आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ा रहा था। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में हमने करवाया था आपको, 2 पार्ट थे कंसिडरेशन की डेफिनेशन की। सुनो, याद करो, सप्लाई कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या क्या थी। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में था कि कंसिडरेशन इन मनी हो सकता है और अदरवाइज यानी काइंड में भी हो सकता है कुछ, और दूसरी तरफ था मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फॉरबियरेंस। याद है, कुछ करने के पैसे या कुछ ना करने के पैसे, कुछ ना करने के पैसे, उसको भी कंसिडरेशन बोलते थे। अब यहां पे एंट्री आ गई, हमने वो भी करा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सारी चीजों को मैं यहां पे एक बार समेट देता हूं। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट और टोलरेट एन एक्ट। कोई काम ना करने के लिए ऑब्लिगेशन में होना, आपने एग्री किया कि हम ये काम नहीं करेंगे, इसको हम बोलते हैं, आपको भी लिख लेना चाहिए, रिफ्रेन का मतलब नॉन कॉम्पीट। और नॉन कॉम्पीट फी कब दी जाती है? मान लो कि आप एम्प्लॉय को कहते हो कि आप मेरे यहाँ काम करके सब चीज़ सीख रहे हो, किसी के और पास जा करके, किसी के पास जा करके अब आप काम मत करने लग जाना, मेरी स्किल का यूज कहीं और मत करना, या मेरे नियर बाई एरिया में तो कम से कम मत करना यार, मेरा ही कंपटीशन। मान लो कि मैं एक रेस्टोरेंट ऑनर हूँ, मेरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने किसी को वर्कर को रखा, 5 साल से वो मेरे साथ काम कर रहा है, उसने सारा काम सीखा, वो जा करके बगल में मेरा कॉम्पिटिटर है उसका अगर काम ज्वाइन कर ले तो फिर सारे कस्टमर भी ले जाएगा वो। तो हम कहते हैं अगर तुम्हें जाना भी हो तो 50 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर जाके तू रेस्टोरेंट में काम कर ले, ठीक है मेरे को मंजूर है, पर आसपास के एरिया में काम नहीं करेगा। तो एम्प्लॉय कहता है ऐसे कैसे, तुम हमें रोक लोगे क्या काम करने से, हम तो कहीं भी करेंगे। तो एम्प्लॉयर कहता है ऐसा कर भाई, ये ले ले 50,000 रुपये ले ले, लेकिन तू कोई और ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, पर हो सकता है। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, इसको कहते हैं नॉन कॉम्पीट फी। मैंने एक एग्जांपल लिया था कंसिडरेशन की डेफिनेशन कराते वक्त, शायद यही वाला एग्जांपल था केबल ऑपरेटर का, कि मैं दिल्ली में लक्ष्मी नगर में केबल ये फाइबर केबल वगैरह है उसका नेटवर्क मैं बिछा रहा हूँ पूरे जगह पे, और कोई कॉम्पिटिटर है वो किसी और एरिया में कर रहा हो काम, भैया मुझे पता है ये कॉर्पोरेट है, ये तो घुस जाएगा हमारे पास भी, इस एरिया में भी ये कब्जा कर लेगा, तो मैं क्या करता हूँ उसको कुछ पैसे दे देता हूँ कि तुम ये काम मत करो, ये एरिया में एटलीस्ट मत करो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मेरे को बिजनेस करने दो भैया। तो उसके बदले में मैं उसे कुछ पैसे देता हूँ, तो वो मुझे एक सर्विस दे रहा है, उस सर्विस का नाम है नॉन कॉम्पिट। नॉन कॉम्पिट सर्विस दे रहा है और मैं उसके बदले उसको फी दे रहा हूँ, नॉन कॉम्पिट फी। तो वो एक सर्विस दे रहा है, उसका नाम है रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट या फिर नॉन कॉम्पिट। नॉन कॉम्पिट का एक ऑब्लिगेशन है जो वो फुलफिल कर रहा है। सर्विस सप्लायर कौन है उस केस में? जो जिसको मैं दे रहा हूं कि आप यहां पे मत आना, और मैं कौन हूं? सर्विस रिसिपिएंट, मैं सर्विस ले रहा हूं यानी पैसे दे रहा हूं, कंसिडरेशन मैं दे रहा हूं।
इसी तरीके से एक और चीज़ है टॉलरेट एन एक्ट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी भैया? टॉलरेट एन एक्ट के अंदर आ जाएगी आपने, कुछ लोग जो देख रहे हैं वीडियो, हो सकता है गांव में हो, कुछ लोग शहरों में रहते होंगे, आपने सुना है पिज़्ज़ा या फिर पिज़्ज़ा हट की बात करें, पिज़्ज़ा हट नहीं, डोमिनोज की बात करते हैं। डोमिनोज से अगर आप कोई भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा डिले कर देता है तो वो आपसे पैसे नहीं लेगा, फ्री में मिल जाता है। और क्या सुना आपने? अगर आपने कोई काम के लिए अग्रीमेंट कर लिया और एडवांस मनी दे दिया आपने, अगर आपने वो काम नहीं किया तो एग्रीमेंट ऐसा होता है कि एडवांस मनी फॉरफिट कर लेगा, वो पर्सन आपका एडवांस मनी रख लेगा, पैसे देगा ही नहीं आप। या आपने काम करा कोई किसी के लिए और कुछ गड़बड़ी कर दी, तो आप क्या करते हो, उसको कंपनसेशन देते हो कुछ ना कुछ। इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, जो कहते हैं टॉलरेट एन एक्ट। मैं कोई काम बर्दाश्त कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, कंसिडरेशन, उसको हम कहते हैं टॉलरेट एन एक्ट। इसका नाम डालता हूं मैं, एक सेकेंड, मेरे पास ना लिख करके रखा था मैंने। एक और चीज होता है, आप जब बैंक वगैरह में जाते हो, आपने लोन लिया, मान लो 5 साल के लिए आपने लोन ले लिया कोई, और आपके पास अचानक पैसे आ गए 1.5 साल बाद, आप क्या सोचते हो, यार लोन का बर्डन है, हर महीने कौन पैसा देता रहेगा, क्या पता मेरे हाथ से पैसे खत्म हो जाए, मैं एक काम करता हूँ, लोन को खत्म कर देता हूँ। अब बैंक ने लोन दिया है, बैंक तो चाह रहा था ब्याज कमाना, आप जाओगे कि मैं अर्ली टर्मिनेशन करवाना चाहता हूँ, मैं आज ही पूरा पैसा देना चाह रहा हूँ, तो बैंक क्या बोलेगा कि आपको एक अमाउंट बेसिकली पे करना होगा, इसको आप कह सकते हो अर्ली टर्मिनेशन फी। और क्या क्या हो गया, ये बेसिकली एक पेनाल्टी नेचर का था। लेट डिलीवरी चार्जेज, एडवांस फॉर फीचर, ये सारे क्या हो जाएंगे बेसिकली आपके पास टॉलरेट एंड एक्ट। आप कोई काम बर्दाश्त कर रहे हो, उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ और टू डू एन एक्ट, या कोई काम करने के पैसे या फिर कोई काम ना करने के पैसे। ना करने का मतलब क्या था, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कोई काम आप मत करो, इस चीज के लिए पैसे दे रहा हूँ। या फिर टॉलरेट एन एक्ट, कोई सिचुएशन या फिर कोई एक्ट मैं आपका झेल रहा हूँ, उसको झेलने के लिए मैं आपसे कुछ कंसिडरेशन ले रहा हूँ, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। मैं आपका एक नखरा झेल रहा हूँ, उस नखरा झेलने की वजह से जो कंसिडरेशन या पैसे मुझे या तो मिल रहे हैं, या फिर मैंने आपसे अगर पहले से ले रखा है तो मैंने फॉरफिट कर लिया, या फिर अगर मुझे आपको देने थे तो मैं नहीं दूंगा। अगर पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय लेट आता है तो मुझे उसको पैसे देने थे, अब मैं नहीं दूंगा, तो एक तरीके से ले लिया ना मैंने, उससे पिज्ज़ा भी ले लिया, फ्री का पिज्ज़ा ले लिया, पैसे भी नहीं दिए तो मतलब पैसे ले लिए, एक ही बात है ना, आप फ्री में खा रहे हो उस चीज़ को। या फिर आपने अगर एडवांस मनी ले रखी थी किसी काम के लिए, और अगर वो अग्रीमेंट बीच में टूट जाता है तो आप क्या करते हो, एडवांस फॉरफिट कर लेते हो। तो अब देखना, इनको बोला जाता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा अभी, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, क्योंकि ये तो कोर्ट भी आपस में अभी तक तय नहीं कर पाई है कि इसको सप्लाई माना जाए या ना माना जाए। लेकिन मैंने अभी फिर से बताया आपको, शेड्यूल 2 क्या था कि सेक्शन 7 जब हमने देखा था, सब सेक्शन 1 के बाद 1A इन्होंने ऐड किया। 1 के अंदर क्या था, सप्लाई इंक्लूड्स, और 1 के बाद ये बोलते हैं कि अगर सप्लाई है ऊपर
अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाएगा तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा। शेड्यूल 2 सिर्फ यही बात करता है। अगर वो सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो जो नॉन कॉम्पीट फी है इसके ऊपर या फिर ये टॉलरेशन ऑफ एन एक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट हैं और अलग अलग डाइवर्जेंट जजमेंट है। सब कुछ जजमेंट ऐसे हैं जहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, कुछ कहते हैं ये सप्लाई माना जाएगा। अगर सप्लाई माना जाएगा जिसने भी बोला तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, जो हम अभी देख रहे हैं ये वाला चीज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन बहुत सारे जजमेंट बेसिकली यही कहते हैं कि सप्लाई है ही नहीं, क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक पॉजिटिव नेचर का होता है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक पॉजिटिव नेचर का होता है। आपके एग्जाम के लिए नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अब मुझे डिलीवरी पिज्ज़ा खाना था तो मैं पिज्ज़ा खाऊंगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ये था कि मुझे आप पिज्ज़ा दो मैं आपको पैसे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तो ये होता है जनरली पॉजिटिव नेचर, कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट कब से होने लग गया। जनरली अगर सोचा जाए पॉजिटिव सेंस में तो जो लॉ का इंटेंशन होना चाहिए वो ये कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसके बदले में मुझे पैसे देने हैं। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि मैं आपको पिज्जा, आप मुझे पिज्जा तो मैं आपको पैसे दूंगा। अब वो अगर फुलफिल नहीं होते हैं तो जो उसके बाद जो वो क्या था, सिर्फ एक सेटलमेंट है, एक नेचर ऑफ सेटलमेंट है, ये सप्लाई नहीं होना चाहिए जनरली। लेकिन यहाँ पे कई सारे केसेज हैं, कई सारे कोर्ट्स हैं जो कहते हैं कि सप्लाई है, और हो सकता है मान सकते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट का पार्ट तो था ही ना, तो सप्लाई मानना जाता है। कई सारे कोर्ट केसेज हैं जो कहते हैं कि सप्लाई माना जाएगा। लेकिन जिसने भी ये बोल दिया कि सप्लाई माना जाएगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यही शेड्यूल 2 का मकसद भी है, ये नहीं बताता कि ये सप्लाई है कि नहीं, ये बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, ये इसका काम है। तो अभी आपको इतना ज़्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं थी। जो बातें मैंने बोली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स की बातें, क्या कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। तो आपको पूरा पढ़ना हो टेक्स्ट तो पूरा भी पढ़ सकते हो। अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, मेरा कोई ऑब्लिगेशन है कि रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। अच्छा ये एक बात बताओ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप की भी बात कर ही लेते हैं जब छेड़ दिया तो। अब कोई एम्प्लॉय है वो बिजनेस छोड़ के जाना चाह रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरली क्या होता है कि आपको 1 महीने पहले या 2 महीने पहले नोटिस देना होता है, नोटिस कि मैं 1 महीने बाद ऑफिस छोड़ दूंगा या कंपनी छोड़ दूंगा। ऐसा क्यों जरूरी होता है, ताकि एम्प्लॉयर जो है वो क्या कर सके, अच्छा 1 महीने बाद छोड़ोगे तो मैं किसी को हायर कर लेता हूँ, मेरे पास 5-10 दिन लग जाएंगे हायर करने में, 15 दिन, उसका रिप्लेसमेंट भी तो ढूंढना पड़ेगा। या फिर किसी जूनियर को प्रमोट करेंगे और तुम्हारा सारा काम हम इसको समझा दो, भैया 1 महीने एक काम करो, तुम छोड़ के जा रहे हो ना, ये तुम्हारा जूनियर है, इसको सारा काम समझा दो, अब यही सीनियर बनेगा। ऐसा ही होता है बेसिकली, जो लोग छोड़ देते हैं तो जूनियर को मिल जाता है प्रमोशन। तो वो क्या है, तुम जो काम अब तक कर रहे थे वो सिर्फ तुम्हें नॉलेज है कंपनी का, अब वो सारे काम इसको बता के जाओ, ट्रेनिंग दे दो 1 महीने, उसको बता दो क्या क्या फाइल फोल्डर कौन कौन से काम तुम अब तक संभाल रहे थे, उसके ऊपर कितना काम तुम कर चुके हो और कितना करना है अगले बंदे को, तो आप समझा के जाओगे ना। इसीलिए कहते हैं कि 1 महीने पहले आप नोटिस दे देना। अब कोई एम्प्लॉय चला जाए अचानक से, आज आया ऑफिस, आज शाम के बाद नहीं आऊंगा मैं, अरे क्या बात हुई। तो ऐसे केसेज में कंपनियां क्या करती है, आपका 1 महीने का सैलरी डिडक्ट कर लेती है, या तो आपको देती नहीं है या तो आपसे ले लेती है पैसे। भैया तुम्हारी वजह से हमारा तो नुकसान हो जाएगा, आपने हमारे एक एम्प्लॉय को ट्रेन करके जाना चाहिए था। जनरली तो यही होता है, लॉजिकल सी चीज भी है, आप ट्रेनिंग तो दे दो, हमारे बंदे को काम तो सिखा दो, वरना कल को मेरा काम रुक जाएगा। अगर ये एम्प्लॉय चला गया तो यहां पे भी एक केस आता है नोटिस पे रिकवरी का। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर अगर टॉलरेट कर रहा है एक्ट को, अगर एम्प्लॉय आता है और चला गया तो वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर टॉलरेट कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है एक एक्ट, एक घटिया एक्ट जो एम्प्लॉय ने करी है उसको बर्दाश्त कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसके बदले में उसका पैसा 1 महीने का सैलरी कट कर लेता है, या 2 महीने का, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, या तो कट कर लेता है या फिर उससे मांग लेता है कि भैया आपको ठीक है छोड़ के जाना है तो जाओ, 1 महीने का सैलरी दे के जाना। तो इस तरीके की फी को जो हम रिकवर करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये टॉलरेशन ऑफ एन एक्ट, और ये भी एक सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। अगर ये सप्लाई माना जाए तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा।
अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं केबल ऑपरेटर का है, क्या है, सखाराम हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद द केबल ऑपरेटर आत्माराम। सखाराम आत्माराम जुड़ा है, ठीक है। और एग्रीमेंट क्या है, तो सखाराम विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शंस इन द स्पेसिफाइड एरियाज वेयर आत्माराम इज प्रोवाइडिंग द कनेक्शन। जहाँ पे आत्माराम सर्विस दे रहा है उस एरिया में सखाराम अपनी सर्विस नहीं देगा। इसको कहते हैं नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आ गया। लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम है। वही सारे एग्जांपल्स बेसिकली जो मैंने आपको लिखा है, लेट डिलीवरी चार्ज हो गया, या फिर नोटिस पे, ये मैंने अभी आपको बताया था, जो नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लिविंग द जॉब बिफोर द अग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस। 1 महीने का आपको नोटिस देना था, आप नोटिस दिए बिना या फिर 1 महीने से पहले बिना बताए आप छोड़ के जा रहे हो, तो उस केस में जो आप रिकवर करते हो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एफ क्या है, ट्रांसफर ऑफ, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे लिखा हुआ राइट टू यूज गुड्स। तो राइट टू यूज मतलब आपको बिजनेस का एसेट है, आप उसको यूज करने के लिए दे रहे हो, मतलब हायर परचेज हो सकता है, लीज हो सकता है, किसी और पर्पज से आपने उसको यूज करने के लिए दिया, आपने उसको परमानेंटली बेचा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा इसको भी। 6 नंबर एंट्री है फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाई। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, इसको छोड़ देते हैं। 6 जो एंट्री है इसको हम करेंगे कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के साथ ही कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी कनेक्टेड है। इसके अंदर 2 तरीके की एंट्री आ जाएगी आपकी, एक तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री आएगी और एक फूड वाला एंट्री है। इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। क्यों माना जाता है, हम जब कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई, इसी टॉपिक का मतलब कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा ये टॉपिक भी, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ बता ही देते हैं, 25 दिसंबर 2022 से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको कोर्स अब पसंद आ रहा है, क्योंकि शायद लास्ट लेक्चर हो सकता है, मैंने वैसे पिछले लेक्चर के अंदर भी बोला था कि ये लास्ट है, बट मे भी मैं ये लेक्चर भी शायद डाल दूँ, तो ये क्लास 25 दिसंबर 2022 को और लाइव हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है IDTX राहुल। इस चैनल पर, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का। वहाँ से, ऐप का भी नाम बेसिकली यही है IDTX राहुल, जो आपके गूगल प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। ऐप स्टोर के लिए आपको अलग से लिंक दे रखा हमने, और सारी इन्फॉर्मेशन है, एक वीडियो भी है, मैं हो सकता है तो पिन कर दूंगा, यहीं पे आई बटन में डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ से आप ये वीडियो देख लीजिएगा। मतलब आप देख रहे होंगे, और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है और क्लासेस लेनी हो तो ICI के मटेरियल से करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से। मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके लिए अलग से, 10-12 मिनट, 10 से 11 मिनट का एक वीडियो है, जहाँ पे हमने थोड़ी सी बात करी है। और ये सारे रिकॉर्डिंग अभी हो रहे हैं। आपको पता है कि मैंने 26 दिसंबर है आज, आज ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया अभी, जो ऊपर पढ़ा रहा था उस समय पे, केस लो एक दिखाया था 25 दिसंबर का। तो ये अभी की अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, एकदम फ्रेश से बैचेज, आप यहाँ से क्लासेस बाई कर सकते हो। फी आपके लिए बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपये, अगर आप करते हो अप टू 10 जनवरी 2023, सॉरी, यहाँ तक अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो 2000, इसके बाद ये फी बढ़ के हो जाएगी 2500 रुपये। फी बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है फी। और क्वालिटी आपको, मेरे उम्मीद से तो मैं बहुत बेहतर करा रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है क्वालिटी, आप बताइएगा। ये चैप्टर खत्म होने को है, शायद ये लास्ट लेक्चर होगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एज ए डेमो लेक्चर। तो आप जरूर से, मैं तो रिकमेंड करता हूँ आपको, 4 साल मैंने काम किया इस फील्ड के अंदर, तो जो मुझे लगता है कि मैं शायद आपको बहुत अच्छे से करवा पाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ा पाऊंगा, और कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना मन बनाइएगा, अगर अच्छा लगा तो आप हमारी क्लासेज देख सकते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। 6 नंबर एंट्री हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। 7th क्या है ये, 7th बहुत ही वाहियात एंट्री है। हमने आपको AA जब एंट्री कराई थी 7 के अंदर, AA नया एंट्री आया था ना। अगर क्लब या एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कुछ भी गुड्स या सर्विस देगा तो इसको हम मानेंगे कि सप्लाई हो रहा है।
अगर मेंबर कुछ भी गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उसको माना जाएगा कि सप्लाई है। सेक्शन 7 के अंदर सब सेक्शन 1 के अंदर AA नाम की एक एंट्री आई थी, ए के बाद AA। सिमिलरली बिजनेस की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि मेंबर अगर एसोसिएशन को दे रहा है या एसोसिएशन या क्लब मेंबर को सर्विसेज या गुड्स दे रहा है तो उसको बिजनेस माना जाएगा, तो बिजनेस भी माना जाएगा। आगे चल के हमने ये भी देख लिया कि सप्लाई भी माना जाएगा। इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वैसे तो जनरली होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपस में मेंबर्स मिल करके ही तो एक एसोसिएशन बनाते हैं या क्लब बनाते हैं, उन्हीं का पैसा होता है, वही अपने फंड से कुछ चीज़ें खरीदते हैं और सभी लोग उसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो गुड्स तो जनरली वो सप्लाई नहीं होना चाहिए, बट उन्होंने स्पेसिफिकली एंट्री डाल दिया और वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी को खत्म कर दिया। माना जाएगा कि दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और उसके बीच जो ट्रांजेक्शन होंगे उनको सप्लाई माना जाएगा। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे लिख दिया कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, कितना वाहियात चीज लिखा है। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा इनके बीच में तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, हमें पता है भाई। अगर सप्लाई माना जाएगा तो गुड्स का माना जाएगा तो गुड्स मानेंगे, सर्विस का माना जाएगा तो सर्विस मानेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा, टेनेंसी राइट की बातें लिखी हुई है। टेनेंसी राइट हमने ऊपर पढ़ रखा था ना, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन किसने दिया भैया? सीबीआईसी ने। सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या था भाई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। cbsc.gov.in में बार बार आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ जब भी मुझे डायरेक्ट ले जाना पढ़ना होता है। तो यहाँ पे पगाड़ी सिस्टम की बेसिकली बात लिखी हुई है। वही चीज़ें जो किसी को आपने लैंड दे दिया किसान को, मान लो 10 साल के लिए 20 साल के लिए, वो आपको एक प्रीमियम टेनांसी पे जब भी आप देते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम दे रहा होता है, टेनांसी प्रीमियम, या इसी को पगड़ी भी कहते हैं। और वो यूज कर रहा होता है लैंड को, अपना फार्मिंग करता है उसके अंदर, और फिर तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अच्छा, क्या उसको हम सेल ऑफ लैंड बोलेंगे? सेल ऑफ लैंड था क्या वो तो हम किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं ना। जो जमींदार है, जमींदार के पास ही रह गया वो असेट, लेकिन वो असेट हमने यूज करने के लिए किसी और को दे दिया 10 साल के लिए 15 साल के लिए। वो हर महीने या हर साल मुझे कुछ ना कुछ प्रीमियम देता रहता है, 25-50 हज़ार रुपये मान लो साल का दे रहा है। वो लैंड किसका है? मेरा है। अभी मैंने बेचा नहीं है उसको, मैंने उसको यूज करने के लिए दिया है कि 10 तू यूज कर, तू उसके ऊपर खेती कर, सब कुछ तुम्हारा है। लैंड बस ओनरशिप मैं ही रहूंगा, ओनर मैं ही हूँ, लेकिन उसको यूज तुम ही करोगे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, और वो उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ प्रीमियम देता जाओ। तो क्या है? ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या मैंने उसको बेच दिया? अगर बेच दिया होता, सप्लाई ऑफ लैंड अगर होता, सेल ऑफ लैंड है, कहाँ फॉल कर जाएगा? शेड्यूल 3, लैंड और बिल्डिंग कंप्लीटेड। सेल माना ही नहीं जाता, उसका सप्लाई माना ही नहीं जाता। लेकिन ये तो सेल नहीं हो ना, ये सेल नहीं है, मैं तो यूज करने दे रहा हूँ किसी को, तो ये शेड्यूल 3 का पार्ट नहीं बनेगा। इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। हम बेसिकली रेंट पे दे रहे हैं किसी को, रेंटिंग नेचर का है, लीज के नेचर का है टेनांसी, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी इसके अंदर है नहीं, जो ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है इसको आप देख लो। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनांसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन क्या था? तो रेंट या फिर टेनांसी प्रीमियम, नाम उसका अलग है, इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज लायबल टू जीएसटी। नॉर्मल सी बात लिखी हुई है। अच्छा, इसके लिए अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। जब आप किसी को 10 साल 20 साल के लिए देते हो तो आपको एक बेसिकली एक अग्रीमेंट बनाना होता है। तो क्या स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली आपको बनाना होता है, तो स्टैम्प ड्यूटी पे एक अग्रीमेंट बनाना होता है। तो क्या इसको ऐसा माना जाएगा कि सेल हो रहा है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लग रहा है, भैया ये तो कुछ बड़ी चीज़ है ना। फिर भी बोलते हैं कि भले ही उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी का इन्वॉल्वमेंट है, बट सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी इन्वॉल्व इस वजह से उसको हम सेल ऑफ लैंड नहीं मानेंगे, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अगर सेल ऑफ लैंड मानते तब तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं होता, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं होता, जीएसटी नहीं लगता। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल्दो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैव बीन लेविड ऑन सच ट्रांसफर इट शैल बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। फिर भी उसको जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि नीचे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, द ट्रांसफर ऑफ टेनांसी राइट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड। उसको टेनांसी राइट को हम सेल ऑफ लैंड नहीं मानेंगे और वो शेड्यूल 3 के अंदर नहीं जाएगा। अगर सेल ऑफ लैंड मानते तो शेड्यूल 3 के अंदर चला जाता। और ये वाहियात सी बातें लिखी हुई थी, मैंने काट दिया है, आप ही काट देना, कांटा लगा देना। ओ खत्म, शेड्यूल 1 खत्म। चलते हैं ऊपर एक बार फिर से। सेक्शन 7 सबसे ऊपर आप भी आ जाओ। मैंने क्या क्या निपटा दिया इसके अंदर। ये कोर्स सॉरी ये चैप्टर ऑलमोस्ट सांस ले रहा है अपनी अंतिम। सेक्शन 7 हमने शुरू किया था, इसके 1 पूरा खत्म कर दिया हमने। 2 में क्या था? 1A क्या है? बट सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद। अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई होगा इन 1, अगर सप्लाई मान लिया गया
तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, ये कौन बताएगा, शेड्यूल 2। ऐसी बातें लिखी हुई है 1A के अंदर। ये भी खत्म हो गया। एक एंट्री छूट रही है इसकी, कौन सी, कंपोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाली एक 6 नंबर एंट्री है, जो मैंने अभी बोला छोड़ देने, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बाद उसको करेंगे, वो बच रहा है इस चैप्टर के अंदर। एक चीज़ मैंने आपको छुड़वाई, जो शेड्यूल 1 जहाँ शुरू हो रहा था उससे जस्ट पहले जो मैंने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर के साथ करेंगे, तो यानी वही एक टॉपिक है जो बच जाएगा, बाकी इस चैप्टर के सारे कल तक खत्म हो जाएंगे। अभी दूसरा क्या है, तो 1A खत्म हो गया, लगभग एक एंट्री को छोड़ दिया जाए। तो सेकंड नंबर क्या बोलता है, सेकंड सबसेक्शन क्या है, 7 सबसेक्शन 2, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। नॉट विथ स्टैंडिंग का काम क्या है पता है, ये एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। किसके अंदर एक्सेप्शन है, तो सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा होता वो गया तेल लेने, मतलब उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो भी सबसेक्शन 1 में लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे, ये वाली एंट्री। तो बोलते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, जो भी ऊपर लिखा हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम जो कह रहे हैं वो बात सुनो। बात क्या है, तो एक्टिविटीज, ये दोनों एक्टिविटीज जो हैं, सेल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ, इनको सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं माना जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं माना जाएगा। अगर मतलब सप्लाई ही नहीं माना जाएगा और सप्लाई नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। कौन कौन सी एक्टिविटी है, तो शेड्यूल 3 के अंदर जो एंट्रीज इनकॉर्पोरेटेड है वो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताता रखा। और कुछ चीज़ें हैं जो सच एक्टिविटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की है, अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी व्हिच दे आर एंगेज ए पब्लिक अथॉरिटी। बिजनेस की डेफिनेशन हमने देखा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटी उसको बिजनेस माना जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि बिजनेस है तो ठीक है भैया, लेकिन हम कुछ चीज़ें हैं जो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाई कर देंगे हम ऐसी चीज़ें जिसको माना जाएगा, नहीं तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। कुछ चीज़ों को हम नोटिफाई कर देंगे, तो जिन जिन चीज़ों को हम नोटिफाई कर देंगे वो चीज़ें सप्लाई नहीं मानी जाएगी। फिर तीसरा क्या है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1A और 2 द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई नोटिफिकेशन ट्रांजेक्शन दैट आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। तो ये सब बातें ऐसी लिख दी है उन्होंने। गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकते हैं, हम क्या करें। अभी मैं शेड्यूल देखो, शेड्यूल 1 पूरा खत्म क्योंकि यहीं पे कवर्ड हो गया शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 सारे यहाँ कवर्ड हो गया, एक एंट्री बच रही है। शेड्यूल 3 इसके कुछ एंट्रीज मैं आपको करवा चुका हूँ, कुछ अभी खत्म कर देते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है, और फिर आज की क्लास खत्म कर देते हैं हम। चलो बहुत धीमा काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हमने आपको करवा दिया था, इकट्ठे कराया था वहां पे। अगर एम्प्लॉय ने कोई एम्प्लॉयर को सर्विस दी, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, वैसी सर्विस दिया, और उसके बदले जो भी कंसिडरेशन मिलता है वो शेड्यूल 3 से बाहर, शेड्यूल 3 से बाहर। हमने आपको पिछले लेक्चर के दौरान वैसे करा दिया था इस टॉपिक को। तो दो चीज़ें हैं, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दिया। अच्छा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस के बाहर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना, 50,000 रुपये तक अगर देता है तो उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके ऊपर अगर कुछ देता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो फिर उसको सप्लाई मान लिया जाता पूरे अमाउंट को। वो भी हमने आपको पिछले ही लेक्चर में करवा दिया था और ये सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। दूसरा ट्राइब्यूनल वाली चीज़ें हैं, इसको भी एक बार के लिए छोड़ देते हैं, तीसरा भी छोड़ देते हैं। ये सब आपको कल के लास्ट लेक्चर के अंदर ख़त्म कर देंगे हम।
चौथा देखो, छोटी छोटी एंट्री पकड़ते हैं जो कि तुरंत तुरंत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा सा मेरे को कहीं जाना है, छोटी छोटी एंट्री निपटा देते हैं। चौथा नंबर क्या है, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चरी सर्विसेज। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है आपको पता है, दाह संस्कार से रिलेटेड सारी चीज़ें। फ्यूनरल जो हिंदू धर्म में होता है बेसिकली जलाया जाता है जहाँ पे लाश को, उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विस दे रहा है तो क्या उसको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। देखो तरीके दो हो सकते हैं, या तो सप्लाई ही ना मानो, या तो किसी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ही ना माने, या फिर सप्लाई तो माना जाएगा बाद में जाके एग्जेम्पशन दे दिया, तो इसको गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 के अंदर कवर कर लिया कि इसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। किस किस चीज़ को, फ्यूनरल की सर्विसेज, बुड़ियल, बड़ियल बोलते हैं जब जैसे मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियनिटी के अंदर दफन किया जाता है मिट्टी के अंदर, वो चीज़ आ गई। उसके बाद है क्रीमेटोरियम या मॉर्चरी की सर्विसेज। क्रीमेटोरियम बेसिकली क्या बोलेंगे उसको, दाह संस्कार गृह, पता नहीं क्या बोलेंगे। कई जगह आपने देखे होंगे ना कि मुर्दा लाशों को जलाया जाता है, शव को जलाने की मशीन होती है, उस मशीन में जलाया जाता है। मतलब नॉर्मली हमने क्या देखा है फिल्मों में या फिर हमारे यहाँ होता भी है, लकड़ी के ऊपर जलाया जाता है हिंदू धर्म के अंदर। और कई जगह होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में डेड बॉडी है या फिर कोई जलाने की जगह नहीं बचती है, तो वो क्या वहाँ पे एक मशीन होता है, मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और लाश जल जाती है, फिर उसका हड्डी वड्डी निकल जाता है हड्डी, और अब फिर वो घर वाले ले जाते हैं अपना कहीं पे भी पानी वगैरह में डालते हैं जो उस क्रियाक्रम करते हैं, तो उसको क्रीमेटोरियम बोलते हैं। और फिर मॉर्चरी की सर्विसेज, मॉर्चरी क्या होता है वो तो आपने मैंने तो इंस्टाग्राम पर रील देखा था, आपने भी देखा ही होगा कहीं ना कहीं कि कंबल वो रेलवे वालों से मेरा निवेदन है कि सफ़ेद कपड़े ना दिया करे रेलवे के अंदर, क्योंकि जब कंपार्टमेंट में घुसते हैं तो ऐसा लगता है मुर्दा घर में आ गए, हर कोई वाइट कलर का ओढ़ ओढ़ के सोया हुआ है, तो ऐसा लगता है मुर्दे मुर्दे, लाश लाश हर जगह है, ऐसा फील आता है। ऐसा एक रील था तो मैंने देखा था। तो अच्छा उसको कहते हैं मॉर्चरी। मॉर्चरी मतलब बेसिकली कोई ऐसा कमरा, अक्सर आप हॉस्पिटल में देखते होंगे पोस्टमार्टम रूम, उसके अंदर लाशें वाइट कलर के कपड़े में पैक्ड होती है, बहुत सारी लाशें एक जगह पे आपको 10-12 लाशें रखी होती है, मतलब रैक के ऊपर तीन इधर तीन इधर तीन इधर इस तरीके से, या फिर है ना, तो वो उसको क्या बोलते हैं, मुर्दा घर कह सकते हैं, जहाँ पे लाशों को रखा जाता है प्रिजर्व करके ताकि वो खराब ना हो। या फिर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स को भी बताने के लिए, सिखाने के लिए, या फिर पोस्टमार्टम की वजह से जहाँ पे रखा जाता है उसको मॉर्चरी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की सर्विसेज जो भी देता है उसको सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया। अगर वो सप्लाई नहीं है तो कभी भी जिंदगी में सप्लाई नहीं है तो जीएसटी उसके ऊपर बात ही नहीं होती, चर्चा ही खत्म हो जाएगी जीएसटी की। अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं बना तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होगी। एग्जाम्शन क्या होता है ना कि एग्जाम्शन का मतलब हो गया कि आप यहाँ तो सप्लाई बन गई हो, क्योंकि वो शेड्यूल 3 का पार्ट नहीं है, वो जनरल ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा, तो सप्लाई तो बन जाएगी। आगे चल करके गवर्नमेंट एग्जाम्शन दे देती है तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर है, यहाँ पे और यहाँ पे खत्म करने में। आप सोचो कि जब यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, जीएसटी लगना नहीं है, यहाँ पे ना लगे यहाँ ना लगे, क्या फायदा दो अलग अलग जगह डालने का। ये आपको शायद फाइनल के अंदर समझ में आएगा, या इंटर में भी देखते हैं आगे समझ में आपके कोर्स में कितना कवर्ड है। तो जनरली देखा जाए तो इनके ट्रांजेक्शन के आगे चल के रिपरकशन आते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में हम देखते हैं कुछ चीज़ें हैं ऐसी, शायद आपको नहीं पढ़ना है वो चीज़ें, बड़ा भी आप ये मान के चलो कि दोनों का महत्व है, इसीलिए कुछ चीज़ें शेड्यूल 3 के अंदर डाली गई है और कुछ चीज़ें हमने बाद में जाके एग्जाम्शन के थ्रू बाहर किया। तो ये चौथी एंट्री खत्म। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर आप लाशों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एम्बुलेंस के थ्रू, अगर लेके जाते जाते हैं कहीं से भी, सर्विसेज वो वाली भी एग्जेम्प्ट है, मतलब शेड्यूल 3 है, नॉट अ सप्लाई। पांचवा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग करवा दिया, लेकिन बिल्डिंग कंप्लीटेड होना चाहिए। कंप्लीटेड का मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका हो और उसके बाद सारे कंसिडरेशन मिले हो। कब? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, पहली बार जब उसमें के अंदर लोग रहने लग गए उसके बाद। छठा है एक्सनेबल क्लेम, ये एंट्री भी हमने आपको कराई थी। एक्शनेबल क्लेम यानी कोई भी ऐसा क्लेम जिसके लिए हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा उसको रिकवर करने के लिए, जो हमें अमाउंट मिलना है। जैसे हो सकते हैं अरियर्स ऑफ रेंट, एग्जांपल दे रखा है नीचे, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, अनसिक्योर्ड डेट है, अनसिक्योर्ड लोन है, फ्यूचर रेंट का क्लेम है, इंश्योरेंस का मनी है। तो वो सारे किसी न किसी एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है और वो एक्शन अगर कंप्लीट होता है तो आपको उसका क्लेम मिलता है, तो इसे एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। इसी के अंदर एक और चीज़ें आती है, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग भी
एक्सनेबल क्लेम है, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन देखते वक्त हमने देखा था कि एक्सनेबल क्लेम को उन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड करा था कि एक्सनेबल क्लेम गुड्स होते हैं, लेकिन शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है कि एक्सनेबल क्लेम सप्लाई ही नहीं बनेगा एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग शेड्यूल वहां पे गुड्स के डेफिनेशन में फॉल तो कर गया और शेड्यूल 3 का पार्ट नहीं बनता है। बाकी सारे एक्सनेबल क्लेम शेड्यूल 3 का पार्ट है। इस तीनों को छोड़ के लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी लगेगा क्योंकि वो नॉर्मल सप्लाई माना जाएगा। तो यही सब बातें लिखी हुई है, उसको आप जो ग्रीन कलर में है देख लेना एक बार। ओनली लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग आर ट्रीटेड एज सप्लाई, ऑल अदर एक्शनेबल क्लेम आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो शेड्यूल 3 का पार्ट बन जाता है, एंट्री नंबर 6। और भी कुछ एंट्रीज हैं इसके अंदर, शेड्यूल 3 के अंदर, पर वो आपको नहीं पढ़ना है, सीए फाइनल के अंदर है। आपके लिए खत्म हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, आपने ऊपर जब देखा दो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि एक सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक तो शेड्यूल 3 की एंट्री थी और एक नीचे था कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी, और तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नोटिफाई कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने दो चीज़ें नोटिफाई करके रखी हुई, ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। बी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेसिकली म्यूनसिपलिटी और पंचायत के जो फंक्शंस होते हैं, लोकल अथॉरिटी जो परफॉर्म करती है, म्यूनसिपलिटी और पंचायत के जो भी फंक्शन होते हैं उसको गवर्नमेंट ने कर दिया है एग्जेम्प्ट। अगर ये सर्विसेज कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं रिलेटिंग टू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत की सर्विसेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के 243G में लिखा हुआ है और म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस जो 243W में लिखा हुआ है, अगर ऐसी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी दे रही है, प्रोवाइडर है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, तो गवर्नमेंट ने इसको बोला है कि ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। अच्छा, 243G और W में क्या क्या चीज़ें आती है भैया? म्यूनिसिपैलिटी का बेसिकली काम क्या है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का काम क्या है? देखो, गांव में तालाब खुद बना हो गया, गांव में गली रोड सड़कें हो गई, बिजली हो गया, वो स्ट्रीट लाइट हो गया, नालियाँ बनवाना हो गया, ये सब तो काम होते हैं, इनके साफ सफाई हो गया, ये सारे म्यूनिसिपैलिटी का काम है और पंचायत का काम है। तो इसी तरीके की चीज़ें होती है, वो सारे काम जो है उसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। और हम इसको रिलेट करेंगे एग्जामिनेशन के चैप्टर में, एक और एंट्री है इसी से रिलेटेड है, वो वहीं पे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो बेसिकली इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। और एक और क्या चीज़ है, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस। अल्कोहलिक लीकर के लिए कोई लाइसेंस देते हैं, बेसिकली आपको पता हो ये दुकान आप शराब का ठेका ऐसे ही नहीं खोल सकते, उसके लिए लाइसेंस लेना होता है गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट उसका लाइसेंस देती है। तो ऐसे केसेज में उसके ऊपर भी उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, वैसे लाइसेंस दे रहा है यूज़ करने के लिए कि आपको मैं लाइसेंस दे रहा हूँ और आप मुझे कंसिडरेशन दोगे, और यहाँ पे सप्लाई तो बनना चाहिए, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बाहर कर दिया, बोलते हैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बस सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हेडिंग पढ़ लिया काफ़ी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, है नहीं कुछ खास। अच्छा, लास्ट वाली एंट्री है इसके अंदर, ये भी रिलेवेंट है भाई, हम समझ गए। इट मे बी नोटेड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटीज इंक्लूडिंग अ ग्रांट ऑफ प्रिविलेज लाइसेंस, माइनिंग राइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सो एंड सो आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। अगर उसके बदले में रॉयल्टी या फी देते हो तो उसको सब भाई हम समझ गए, जो चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं है या सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर नहीं है तो वो सब टैक्सेबल होगा, वो तो जनरल बताने की क्या बात है, ऐसी बातें लिख दी इन्होंने। रिवर्स चार्ज के अंदर, रिवर्स चार्ज आपको समझ में तो आता नहीं होगा, एक एंट्री मैंने रिवर्स चार्ज की आपको कराई हुई है, कौन सी कराई नहीं है, ऐसे बता दिया था कुछ। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में हम किसको पकड़ते हैं, सप्लायर को हम पकड़ नहीं सकते, सप्लायर बाहर बैठा हुआ है, वहाँ से सप्लाई कर रहा है, इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति इंडिया में बैठा हुआ है, तो हम इंडिया वाले को पकड़ लेते हैं, भैया तू देके टैक्स पे करेगा, ऐसी बातें हैं। उसके बाद है नॉन स्पेसिफाइड क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड का मतलब ये गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, क्लैरिफाई किया है, कई बार कंफ्यूजन होता है तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। जैसे शेड्यूल 2 था ना, वो भी तो एक तरीके से क्लैरिफिकेशन ही था, गवर्नमेंट ने कहा कि एम्बिग्यूटी ना हो, किसी के मन में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम बता देते हैं कि ये गुड्स है या सर्विस है। उसी तरीके से कई बार गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन लेके आती है कोई भी
चीज़ जब कंफ्यूजिंग हो रहा होता है तो गवर्नमेंट लेके आ जाती है। अब देख लो क्या है इसके अंदर, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। अब एक बात बताओ, एक ट्रेन बिहार से चलती है, उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है या दिल्ली पहुंच जाती है, क्या हम उसको बोलेंगे कि ट्रेन को हमने बेच दिया? ट्रेन बेच दिया, गवर्नमेंट ने ट्रेन बेच दिया क्या? तो ऐसा नहीं है। वो कॉन्वेंस के लिए अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। हाँ, उसके बदले अगर मैं ट्रेन फी लेती है कुछ ना कुछ पैसेंजर से, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन क्या ट्रेन में बेच रहा हूँ? क्या मेरा ट्रक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, सामान लेकर के जा रहा है, तो क्या उसको हम सप्लाई थोड़े कर रहे हैं? ट्रक थोड़े बेच रहे हैं, बस थोड़े बेच रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। मूवमेंट है ये, मूवमेंट और सप्लाई में अंतर है। मूवमेंट का मतलब सप्लाई नहीं है, सप्लाई के लिए सप्लाई के डेफिनेशन में फॉलो करना पड़ेगा। जीएसटी के अंदर ध्यान रखना आपको, सप्लाई और मूवमेंट में अंतर है। ये हम बारीकी एक बार और समझेंगे जब हम ई वे बिल का चैप्टर पढ़ेंगे। वहां पे मूवमेंट रेलिवेंट हो जाता है, यहाँ पे बाकी हर जगह सप्लाई रेलिवेंट होगा। पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे जीएसटी के अंदर सप्लाई होना चाहिए। मूव करना एक जगह से दूसरी जगह गया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर सप्लाई की वो दे रखी है, वो फुलफिल होना चाहिए। तो ट्रेन या बस ट्रक, हम अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है तो मैं बेच नहीं रहा हूँ उसको, मैं एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूँ। बस वो कुछ ना कुछ कैरी करके ले जा रहा है, वापस आएगा। तो इसके अंदर सारी चीज़ आ गई, कैरिंग गुड्स और पैसेंजर, या फिर फॉर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कई बार दूसरी स्टेट जाती है। गाड़ी का रिपेयर करवाना है तो गाड़ी यहाँ पर रिपेयर नहीं होती तो मैं दूसरी स्टेट लेके चला गया। मान लो दिल्ली के बगल में एक गाजियाबाद है, गाजियाबाद में कोई बड़ी अच्छी सी है वर्कशॉप जहाँ पे गाड़ी का रिपेयरिंग होता है, तो मैं वहाँ ले गया। तो मैं बेच नहीं रहा हूँ गाड़ी के, मैं वहाँ ले गया, रिपेयर करा के वापस लेके आ गया। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि वह सच मूवमेंट, वो मूवमेंट किया जा रहा है फॉर फर्दर सप्लाई, बेचने के लिए ही अगर किया जा रहा है तब तो फिर वो बेचना हो गया ना, फिर वो मूवमेंट थोड़ी रहा, फिर तो आप बेच रहे हो। तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बिल्कुल वाहियात है। और ये बात फिर लिख दी है कि सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी लग जाएगा अगर ट्रांजैक्शन के ऊपर देखेंगे कि वो कौन सा टैक्स लगना चाहिए। अगर जो भी टैक्स लगेगा वो रिपेयर के, अपने रिपेयर कराने गए तो रिपेयर के ऊपर तो टैक्स लगेगा, पर वो बेच नहीं रहा हूँ मैं, बेसिकली रिपेयरिंग एक सर्विस है, उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। तो वो बातें लिख दी है, बिल्कुल इरेलीवेंट है, नहीं भी बताते तो भी तो हमें समझ में आ ही रहा था। दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल अदर गुड्स ऑन व्हील। चाहे क्रेन हो गया, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू। अब मान लो क्रेन है, मैंने क्रेन एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा, अब खुदाई करके वो क्रेन वापस आ गया, क्या मैंने सप्लाई कर दिया क्रेन का? नहीं, मैंने सप्लाई सर्विस का किया, खुदाई वाली सर्विस हमने दी है। हाँ, जेसीबी की खुदाई लोग कितना प्यार से देख रहे होते हैं। हाँ हाँ, क्या फूटा है। तो फिर अच्छा, और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है? एक बात बताओ, कोई रिपेयर करने के लिए टूल्स लेके जाता है, वो होता है ना पेचकस, और क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर, ऐसी चीज़ें लेकर के आप कहीं जाते हो। मान लो रिपेयर करना है कोई भी चीज़ को, तो रिपेयर के लिए आप अपना सारा सामान लेके जाते हो, वापस लेके आ जाते हो, तो क्या आप उसे बेच रहे हो? आप बेचने के लिए ले गए, उसको सप्लाई मान लिया, जीएसटी लगा देना। उस सर्विस जो मैंने दिया उसके ऊपर तो पैसा लगेगा, उसके ऊपर तो जीएसटी भी लगेगा, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर, उसको सप्लाई मानेंगे। पर जो मैं सामान लेकर के गया, एक डॉक्टर है वो थैला लेकर के अगर जाता है, उसके अंदर कैंची होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसका क्या बोलते हैं उसको, जो कान में लगा करके चेक कर रहा होता है, उसको कुछ तो बोलते हैं, स्थितोस्कोप, पता नहीं कुछ बोलते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें लेकर के कहीं जा रहा है तो वो बेच नहीं रहा होता, वो अपनी सर्विस देने के लिए उन चीज़ों को कैरी करता है, वापस लेके आ जाता है, तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। तो बताने की जरूरत ही क्या था, तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स टूल्स एंड स्पेयर्स। मतलब स्पेयर्स बोले तो छोटे मोटे टूल्स जो लेके जाते हैं, वो अगर लेके गया है तो उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
हो गया टॉपिक क्या? टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन दे रखा है, मैंने आपको बता दिया था टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब ऐसे लोग जिसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, यानी जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया वो तो टैक्सेबल पर्सन है ही, जिसको लेना चाहिए था और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है वो भी टैक्सेबल पर्सन ही कहलाएगा। यही बात लिखी हुई है। अ टैक्सेबल पर्सन इज ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे, रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है हालांकि उसने, तो उसको हम बोलेंगे कि टैक्सेबल पर्सन है। हेंस अ पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट डज नॉट टेक अ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन लेना तो था बट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, एंड रिमेन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, 1 करोड़ कमा रहा है फिर भी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तो उसको मान लिया जाएगा शैल बी कंस्टिट्यूट एज टैक्सेबल पर्सन। सिमिलरली अ पर्सन नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो अगर देखो रजिस्ट्रेशन लिया है वॉलंटरली, आपकी इच्छा हो सकती है, वो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कई लोग खुद से इच्छा होती है कि मैं रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, तो ले लो भैया, उसके अपने फ़ायदे हैं रजिस्ट्रेशन लेने के। क्या आपको जीएसटी की क्रेडिट मिल जाती है, जहाँ पे नहीं लेते तो वहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिलती है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर टैक्सेबल सप्लाई की इन्होंने बात कर दी। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? अच्छा, कोई भी जीएसटी लेवी होने के लिए आपका सप्लाई का, ट्रांजैक्शन का टैक्सेबल सप्लाई होना जरूरी है। टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है, तो ये इस चैप्टर के अंदर क्यों दिया हुआ है भाई? टैक्सेबल सप्लाई हैज बीन ब्रॉडली डिफाइंड एंड मीन्स, हाँ अगले चैप्टर के अंदर है, छोड़ो। मैं भी सोच रहा था यहाँ पे फिर पढ़ाऊंगा, मेरे को तो दुगना मेहनत हो जाएगा। तो आज के चैप्टर हम कर देते हैं यहाँ पे समाप्त। बाकी मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको क्लासेस पसंद आती है और लेना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में पेड कोर्स के अंदर, और बहुत नॉमिनल फी रखा है हमने। अगर आपको अभी तक पसंद आया हमारा लेक्चर और इसी तरीके से चलता रहेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप देख सकते हो। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम अपने मटेरियल से भी, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको भी निपटा देंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे बेहतरीन चैप्टर है ये। इस चैप्टर को आप, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ग्रुप में मैसेज भी डाल सकते हो या कमेंट में भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में और पेड लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, लगा होगा तो आ जाना, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके कोई दोस्त जिन्होंने क्लासेस ले रखी हैं ऑलरेडी, और आप भी कहीं से भी ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिवीजन लेक्चर्स भी आएंगे मार्च के बिगिनिंग के आसपास, तो आप वहाँ पे हमारी सर्विसेज को दोबारा से अवेल कर सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से हम रिवीजन भी कराएंगे आईसीआई की मटेरियल से, और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आईसीआई की मटेरियल्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ना पाप है। आईसीआई की मटेरियल पढ़ो, आप तैयारी कर दो एकदम टॉप लेवल की, और आईसीआई क्वेश्चन क्या पूछता है, फुद्दू फुद्दू सा, यहीं से उठा के डायरेक्ट उठा के पूछ देता है, और आप पढ़ कुछ और रहे हो तीसमार खान की तरह, वो काम आपके नहीं आएगा बहुत ज़्यादा। खैर कोई नहीं, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लेक्चर परचेज कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं होता, आपको ज़रूर अच्छा ही लगा होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय।